तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको डीबीएमएस के सारे शॉर्ट नोट्स और जो कि आपको मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर रखना है, याद रखना है, जो भी चीज़ याद रखने वाली है, सब कुछ मैं इस एक वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो है ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल, जिसके अंदर हम ईआर मॉडल और उसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। ईआर डायग्राम कैसे बनते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशन कैलकुलस और डोमेन रिलेशन कैलकुलस। और मैं इन तीनों का एक बात बता दूं, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की पावर इक्वल होती है। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आप किसी को हाई पावर पे नहीं रख सकते। तो ये आता है हमारा ईआर मॉडल एंड रिलेशन मॉडल में। ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा डेटाबेस डिजाइन। ठीक है। डेटाबेस डिजाइन में हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ। तो हमारे कोर्स में सिर्फ ये चार नॉर्मल फॉर्म ही है कि ऑल दो इसके बाद हमारी 4 एनएफ भी होती है, 5 एनएफ भी होती है, जिसके अंदर हम और भी चीजों को ऊपर बात करते हैं। ठीक है। पर हम इसके अंदर सिर्फ चार हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो पढ़ने वाली है। ठीक है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर मैं बता दूं, इन्फ्रेंस, लोसी, डिकम्पोजिशन और इक्विवेलेंस जब हम चेक करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच, वो भी हम इस डेटाबेस डिजाइन वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम एसक्यूएल के डीएमएल डीडीएल उसके कमांड्स देखेंगे, कंस्ट्रेंट देखेंगे और एग्रीगेट फंक्शन यानी कि सम, काउंट और ये जो जितने फंक्शन हम यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो इन इसका मैंने आपको पूरा एक शॉर्ट नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और साथ में आपको पीडीएफ भी ये दे दूंगा जो कि अभी आप देखने वाले हो। ठीक है। उसके बाद आएगा फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर में हमारा बी प्लस टी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसके साथ हम इंडेक्स फाइल एंड टाइप्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि इंडेक्स फाइल का कॉन्सेप्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ठीक है। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। फिर हमारा आता है फिफ्थ चैप्टर जो कि ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसका नाम एसिड प्रॉपर्टी, शेड्यूल्स और कॉन्करेंसी कंट्रोल्स में जो भी मेन मेन चीज है मैं आपको पूरा शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं आपको इससे स्टार्ट करता हूँ। अब हम नई जर्नी की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तो ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल में मैंने इंपॉर्टेंट बातें इसमें शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ और साथ में एक्सप्लेन के काबिल हुआ तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है। तो हमारा जो ईआर मॉडल है इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है, इट इज अ लॉजिकल टूल विच इज यूज फॉर डेटाबेस डिजाइन स्कीम। देखिए, जो हमारा जब हम किसी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं ना, उससे पहले हम उसको एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाते हैं। ठीक है। कि जैसे कि हमारा जो कोई सिविल इंजीनियर होता है वो घर बनाने से पहले डिजाइन के बारे में बात करता है, तो हम डेटाबेस डिजाइन करने से पहले अब उसके मॉडलिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो हम ईआर मॉडल के अंदर हमारा पहला पॉइंट हो गया लॉजिकल टूल है। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है। मतलब मैंने नहीं लिखा है, पहले से लिखा हुआ है, बस मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो इट डज नॉट इंक्लूड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है। इसके अंदर हमारी इंप्लीमेंटेशन की कोई डिटेल नहीं होती। ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअली व्यू है कि हमारा जो असली में जैसा दिखता है वैसा इसके अंदर हम बात नहीं करते। सिर्फ हम एक डायग्रामेटिकली एक व्यू बनाते हैं कि हमारा डेटाबेस डिजाइन करने से पहले हमें उसे कैसा कैसा दिखना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आ रहा है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय एन ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का मतलब है कि हमारा जो एंटिटी होती है ना, उसके बीच में एक रिलेशन होती है। ठीक है। एंटिटीज हमारे, लेट्स से ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में अगर हम टेबल बना रहे हैं तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। ठीक है। तो ये सब हम इसके अंदर एक ईआर डायग्राम के अंदर हम एंटिटी रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एंटिटी क्या होता है। एंटिटी इज अ थिंग दैट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एट्रीब्यूट्स एंड डिटरमाइंड बाय इट्स इंस्टेंशिएशंस आर पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर इट्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब आप कहोगे एट्रीब्यूट्स क्या, तो एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता दूं, कॉलम को बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा जो स्टूडेंट की अगर कोई स्टूडेंट एक एंटिटी है ना, तो उसका जो नेम है ना, उसका नेम वो है एक एट्रीब्यूट। सिंपल बात है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। फिर आता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है, मुझे पता है आपको सब कुछ पता होगा, मैं शॉर्ट नोट्स अभी बोल रहा हूँ जिससे कि आपको पहले से ही कुछ चीजें पता होंगी, बस आपको रिवाइज कराने वाली बात है। ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप डिनोट बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखिए, अभी तक मैं जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा हूँ ना, आप देख के समझ जाओगे एंटिटी सेट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाई बाय लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन ओवल्स। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ स्टूडेंट की एक आइडेंटिटी बनाई थी ना, अगर मैं ओवल्स में बनाऊंगा, ओवल्स में अगर मैं इसका नेम लिखता हूँ, ये हो गया इसके एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट जो हम बनाते हैं ना, वो एक ओवल शेप में बनाते हैं। ठीक है। ओवल शेप यहाँ पे ऐसा। ठीक है। फिर आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इट इज एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। तो ये जो है ना, ये सेवरल एंटिटीज के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन जैसे कि स्टूडेंट और टीचर की मैंने अभी एक एंटिटी वो बनाया था, उसके बीच में जो रिलेशन था ना, वो मैंने डाई डायमंड शेप के अंदर बनाया है। ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बताता है। ठीक है। अब आता है रिलेशनशिप
रिलेशनशिप सेट हो चुका है, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, सेम, जैसे कि एंटिटी एंटिटी सेट के लिए, रिलेशनशिप रिलेशनशिप सेट के लिए, तो ये आता है सुपर की। सुपर की इज अ सेट of one or more attributes which collectively allow us to identify uniquely an entity in the entity set, ठीक है। तो हम यूनिकली किसी टेबल के अंदर हम वैल्यूज, उस जो एक एट्रीब्यूट होगा ना उसके अंदर यूनिक वैल्यूज होगी, जिससे हम पूरी एंटिटी को, मतलब पूरे की पूरी टेबल को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सुपर की। फिर आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की है सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट की को अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज और जोड़ के कुछ नया बनाएंगे तो उसे बोलते हैं सुपर कीज। तो देखिए सुपर कीज, कैंडिडेट कीज की बात की जाए तो कैंडिडेट कीज आर सुपर वो आर सबसेट ऑफ सुपर कीज, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की चोजन बाय द डीबी डिजाइनर टू आइडेंटिफाई एंटिटीज इन एन एंटिटी सेट। देखिए जो प्राइमरी की होता है वो एक मिनिमल कैंडिडेट की होता है, ठीक है। कैंडिडेट की हमारा 3 की से मिलके भी बन सकता है, जैसे कि अगर मैं किसी नेम और नेम और फोन नंबर को मैं एक कैंडिडेट की बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब कि इससे पूरी टेबल के अंदर नेम और फोन नंबर किसी का जोड़ के बनाऊंगा ना, तो वो सबका अलग ही मिलने वाला है, ठीक है। लेट से किसी दो अगर दो स्टूडेंट के फोन नंबर सेम हो सकते हैं, जैसे कि अगर उनके फादर या मदर का फोन नंबर डला हो, लेकिन नेम कोई फादर अपने, मतलब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का नेम सेम नहीं रख सकता। तो देखिए ये एक कैंडिडेट की होगी, ठीक है। तो कैंडिडेट की हो गई हमारी नेम और फोन नंबर। अगर मैं इसमें से एक एक इसके अंदर कोई अलग से एक प्राइमरी की बनाऊं ना, प्राइमरी की जो कि रोल नंबर जैसे मैं स्टूडेंट का ले लूं, वो प्राइमरी की है, जिससे कि पूरा हमारा स्टूडेंट ड्राइव हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी की। फिर आता है वीक एंटिटी सेट। एन एंटिटी सेट that does not possess sufficient attributes to form a primary key is called a weak entity set. Weak entity set is an entity set whose existence is dependent on वन और मोर अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है। वीक एंटिटी सेट मैं बता दूं आपको, रिप्रेजेंट कराएंगे ना, जैसे हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करे थे, तो इसको डबल शेप में वीक एंटिटी सेट के ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की बात की जाए तो एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है। इसकी जो डज हैव ए प्राइमरी की इज कॉल्ड, ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग की एंटिटी सेट होगा ना उसके पास हमेशा एक प्राइमरी की मौजूद होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। तो इसके अंदर आती है डिग्री। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। ये होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट्स, ठीक है, वो होता है डिग्री। फिर आता है कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट, जो कि होता है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आपने अगर डिस्क्रीट मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आइडिया होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट से हम वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दूसरी टेबल, यानी कि दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे वन टू वन, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा वन टू मैनी। तो ऐसे हमारा कार्डिनलिटी बनती है। फिर आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन देखिए मेरा मेन है, ये शॉर्ट नोट्स है, तो मैं आपको पूरा आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि फिर हम पे हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपको फिर इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो मैं वीडियो छोटी करने के लिए आपको मेन मेन जो मैं पॉइंट लिख के ना इनको बताता चल रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं आपको डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर आता है पार्शियल और टोटल। दो तरीके की हमारे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट होते हैं, जिसमें होते हैं पार्शियल और टोटल, ठीक है। यार डायग्राम के अंदर देखिए अभी तक जो हमने बात करा इसमें आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपको देख रहे हो, ये ओवल शेप में, वो एट्रीब्यूट हमेशा ओवल शेप में आएगा, हमने ये पॉइंट में देख लिया है। क्या आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम। देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट आपको पता होगा, इसमें 3 तरीके के एट्रीब्यूट आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम। तीन ही नहीं आ सकते, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, पर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। देखो यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर 3 एट्रीब्यूट में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि हमारा नेम होता है ना, 3 एट्रीब्यूट में डिवाइड हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो ये होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर आता है ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट को देखो हमने एक ओवल शेप में बनाया, लेकिन देखिए ये वीक है, ठीक है, इस वजह से हमारा जो है ना, ये डॉटेड यानी डैश लाइन में हमने इसको बनाया, यानी डैश्ड ओवल शेप है, ठीक है। फिर आता है एंटिटी। एंटिटी मैंने आपको बता दिया रेक्टेंगल शेप में आता है। वीक एंटिटी सेट ये है हमारा। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एंटिटी सेट, ठीक है, ये हमारा डायमंड शेप में है और ऊपर से रेक्टेंगल और डायमंड दोनों मिलकर, ठीक है। आता है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। ये देखिए ये आइडेंटिफाई रिलेशनशिप का मैंने बताया डायमंड में होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डबल लाइन में आता है। और फिर आता है की एट्रीब्यूट। देखिए रिलेशनशिप, खाली रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो सिर्फ डायमंड शेप में आता है, लेकिन जब हम डबल बना देते तो ये था आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। फिर हमने बात करी थी 0 to 1, यानी कि 0 to 1, 1 to 1 और 0 to many, 1 to many, ठीक है। डिटेल नहीं है ये, मैं शॉर्ट नोट्स में मेन वीडियो बनाने का जरिया ये है कि आपको शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए। तो देखिए शॉर्ट में आपको सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह मैंने, मतलब सब आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो, ठीक है। मेरा आता है 1 to 1। 1 to 1 में आप देख सकते हो
ये टू एरो लग रहे हैं, यानी कि ये वन टू वन। ठीक है, वन टू वन, यानी कि जो ई वन है के बीच में रिलेशनशिप है ई टू और ई वन के बीच में, ये आर, और ये ए बार आ रहा है, इसका मतलब है ये प्राइमरी की है इसकी, तो बी प्राइमरी की है ई टू की। ठीक है, ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप। फिर आता है वन टू मैनी। ठीक है, ई वन ई टू, ये इसकी प्राइमरी की। ठीक है, फिर आता है मैनी टू वन, और यहाँ पे एम आता है, यहाँ पे वन आता है, यहाँ पे कैंडिडेट की आर रेशियो ए। ठीक है, तो ये था हमारा, हाँ, जो हमने अभी तक वन टू वन मैनी टू मैनी देखा था। ठीक है, अब आता है हमारा मैनी टू मैनी का आप देख सकते हो डायग्राम। यहाँ पे ई वन है, यहाँ दोनों साइड एम आते हैं, दोनों साइड एम आएंगे, और इसकी ये प्राइमरी की है ई वन और ई टू की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स में आप देख सकते हो क्या लिखा है। इफ वी हैव कार्डिनलिटी वन टू मैनी और मैनी टू वन, देन वी कैन मिक्स रिलेशन टेबल विद मैनी इन्वॉल्व टेबल। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम कितनी टेबल लगेगी जब हम वन टू वन या मैनी टू मैनी लेंगे। तो यहाँ पे आपको कार्डिनलिटी वन टू मैनी और मैनी टू वन होगी, हम उसमें जो हमारी टेबल हो सकती है उसको हम मिक्स करके बना सकते हैं, जिससे कि हमारी टेबल बच जाए। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव होता है वन टू वन और मैनी टू मैनी करने का। ठीक है, इफ कार्डिनलिटी इज मैनी टू मैनी वी कांट मिक्स एनी टू टेबल। देखिए मैनी टू मैनी जब भी होगा ना, इसके अंदर हम कभी भी टेबल को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है इफ वी हैव वन टू वन रिलेशन and we have total participation of one entity, then we can mix that entity with relation table, and if we have total participation of both entity, then we can make one table by mixing टू एंटिटीज एंड देयर रिलेशन। ठीक है, तो अगर हमारा जो रिलेशन वन टू मैनी होगा ना, तो हम यहाँ पे रिलेशन, यानी कि हमारी जो रिलेशन, यानी कि रिलेशन मतलब होता है टेबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ रिलेशन बोलूँगा तो यहाँ समझ जाना कि हम टेबल के बारे में बात करें। रिलेशन मतलब टेबल। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को कम कर सकते हैं वन टू मैनी में, लेकिन मैनी टू मैनी में आपको हम टेबल को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वो टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग ही हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारी कमांड्स। कमांड्स में आती है डीडीएल, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर ड्यूएल कमांड्स, और हमारी डीएमएल। तो डीडीएल में आता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ग्रांट, रिवोक, ट्रंकेट एंड कमेंट। ठीक है, ये जो भी है ना कमेंट, ये कमांड जो होती है टेबल पे लगाई जाती है। ठीक है, ड्यूएल कमांड में आती है कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक एंड सेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड होती है सेलेक्ट, इंसर्ट। ठीक है, डेटा हमें कोई चीज फेच करनी है, रिट्रीव करना है, इंसर्ट करनी है, अपडेट करना है, डिलीट, कॉल, लोग, टेबल एंड एक्सप्लेन प्लान। ठीक है, ये आता है हमारा डीएमएल कमांड्स में। ये आती है रिलेशनल कमांड्स। रिलेशनल कमांड्स में आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हम डिग्री ऑफ आर क्रॉस एस, यानी कि इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ आर प्लस डिग्री ऑफ एस। ठीक है, आर और एस जो है यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेबल की, ठीक है, तो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम आर क्रॉस एस में निकालते हैं। ठीक है, आर क्रॉस एस इक्वल टू आर की कार्डिनलिटी इंटू एस की कार्डिनलिटी। ठीक है, और ये होता है हमारे पार्शियल प्रोडक्ट के। आप इससे ड्राइव देख सकते हो कि कैसे हमने ड्राइव किया है। ठीक है, नेचुरल जॉइन की बात की जाए तो इट इज सेम एज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस, यहाँ पे है ना इक्वालिटी ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, यानी कि अगर दो रिलेशन जो टेबल होंगे ना, तो टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा, या जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा ना दोनों टेबल के अकॉर्डिंग ही हम ज्वाइन करते हैं। ये होता है नेचुरल जॉइन। ठीक है, कहते हैं डिग्री ऑफ आर वन और डिग्री ऑफ आर वन जॉइन आर टू इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ आर वन प्लस आर टू माइनस नंबर ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एन अरे रिलेशन दैट कैन बी फॉर्म ओवर एन डोमेन हैविंग एन एलिमेंट। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, आपको डिटेल कोर्स नहीं है, तो डिटेल कोर्स की वजह से मैं इन पॉइंट्स को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जितना आपको कर पा रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो होता है नंबर ऑफ एन एरे रिलेशनशिप वी कैन बी फॉर्म एन डोमेन्स। ठीक है, उसके लिए हमारा होता है एन रेज टू द पावर एन, ये आपको ध्यान रखना, एन रेज टू द पावर एन है। ठीक है, ये होता है नेचुरल जॉइन। ठीक है, बाकी डिटेल कोर्स में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे पे टाइम कम होगा, और हमें बहुत सारे जितने शॉर्ट नोट्स है एक ही वीडियो में कवर करना है, जिससे कि आपको आसानी हो सके। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ आपको आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे को बस कमेंट डाल देना, और मैं वहाँ पे पीडीएफ आपको दे दूंगा किसी जिस जरिए। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो जाना। क्या आता है, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हैविंग डिग्री एम एंड कार्डिनलिटी एन आर एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हमें इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन देखना है, तो एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल से ही कार्डिनलिटी को देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है, डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। ऑर्डर बाय क्या होता है ना, ऑर्डर से नाम समझ में आ रहा है, टेबल को अगर हमें ऑर्डर में अरेंज करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, कोई ऑपरेशन नहीं करते ऑर्डर बाय का, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर ही लेके चलता है। ठीक है। आता है हमारा एग्रीगेट ऑपरेशन, जिसके अंदर आता है सम, काउंट, एवरेज, मिन और मैक्स। ठीक है। ये हमारे एग्रीगेट ऑपरेशन है। फिर आते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन मतलब कि तो हम किसी टेबल में से पर्टिकुलर एक रो सेलेक्ट कर रहे हो या फिर कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें से वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो उसे बोलते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ सिग्मा सी आर इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट निकालने के लिए सिलेक्शन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है। क्या आता है हमारा, तो हमारा सिग्मा सी आर होता है ना, वो जीरो से, तो हमारा आर है, आर जो है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये होते हैं ना, आर मतलब है रिलेशन, रिलेशन की कार्डिनलिटी जो होती है ना, यानी कि नंबर ऑफ टपल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो से आर के बीच में होगी। ठीक है। सिग्मा सी की वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आते हैं हमारा सिग्मा सी वन और सी टू। यहाँ सी वन सी टू क्या है, ये है कॉलम, कॉलम वन और कॉलम टू। अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर देते हो ना, सी टू पहले या सी वन वो, तब भी वो सेम ही होगा। ठीक है। नहीं तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सी वन सिग्मा सी वन सिग्मा सी सी वन, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपको जैसे कोई सी भी दे रखा तो समझ चलना एक ही बात है। ठीक है। फिर आते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या है, जीरो टू डिग्री पाई, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो डिग्री ऑफ पाई ये होगी ना आर, ये होगी डिग्री ऑफ आर, और जीरो के बीच में लाई करेगी। ठीक है। फिर पाई ए की बात की जाए, पाई ए ऑफ आर, यानी कि कोई भी हमारा एट्रीब्यूट है जो कि ए आई, ठीक है, ए आई ए वन ए टू कुछ भी हो सकता है आई की वैल्यू, तो पाई ए आई आर इक्वल टू होगा हमारा आर की, आर ये नंबर ऑफ टपल्स के बराबर। ठीक है। फिर आता है रीनेम। रीनेम जो हम शो करते हैं ना, इसमें रीनेम का शो करने का है रो, हम रीनेम शो करते हैं। ठीक है। ये हम रिलेशनल अलजेब्रा का बात कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर आता है डिग्री ऑफ रो एस आर इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एंड रो एस, यानी कि रो, ठीक है, एस क्या है, एस टेबल, ये क्या है, आर के जो मॉडुलस लगा के, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी कार्डिनलिटी की इक्वल टू आर, आर की कार्डिनलिटी के बराबर होती है। ठीक है। फिर आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन होते हैं रिलेशंस आर यूनियन compatible इफ दे आर ऑफ सेम डिग्री एंड सेम डोमेन। ठीक है। अगर दोनों की सेम डिग्री और सेम डोमेन होगी ना, तो वो हमारा यूनियन ऑपरेशन में आता है। जैसे कि डिग्री ऑफ आर एन एस करेंगे, तो होता है डिग्री ऑफ आर इक्वल टू डिग्री ऑफ एस। डिग्री की अलग अलग लेने लेने के बाद भी इक्वल होगी जब हम यूनियन लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम ऑफ आर और एस, इनका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो लेस देन इक्वल टू होगी आर यूनियन एस की, या फिर बोल सकते हो आर प्लस एस की। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, यूनियन यूनियन हर सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता जाएगा। ठीक है। यूनियन कहीं और होगा, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो एंड होगा। ठीक है। और और मैं लिख देता हूँ और, ठीक है, और एंड। ठीक है, यही हमारे एसक्यूएल के अंदर भी आपको ध्यान रखना है जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है टू रिलेशन शुड बी यूनियन कंपैटिबल। पहले तो वो यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए, तब हम इंटरसेक्शन चेक करेंगे। ठीक है। डिग्री ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ आर या फिर डिग्री ऑफ एस, जैसे कि हमारा यूनियन में था। जो डिग्री ऑफ आर इंटरसेक्शन एस की जो वो होगी ना कार्डिनलिटी, वो होगी जीरो से मिनिमम ऑफ आर और एस के बीच में लाई करेगी। ये भी ध्यान रखना है। ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन। फिर आते हैं सेट डिफरेंस। ठीक है। ये सब आपके जो हमारा सेट थ्योरी था ना, ये सब उसी का ही पार्ट है। ठीक है। इसलिए कहते हैं डिस्क्रीट मैथ्स को सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा बेस बना के देता है। हाँ, ठीक है। या तो टू रिलेशन शुड बी यूनियन कंपैटिबल, डिग्री ऑफ आर माइनस एस इक्वल टू डिग्री ऑफ आर इक्वल टू डिग्री ऑफ एस होगी, और जीरो, तो हमारी आर माइनस एस की जो कार्डिनलिटी की वैल्यू होगी ना, जीरो से आर के बीच में लाई करेगी। ठीक है। उस सेट डिफरेंस में आपको सेट से बता देता हूँ, ये हमारा सेट होता था। ठीक है। हमेशा इमेज ध्यान रखना, अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ ना, तो खाली इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं खाली इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पे एक टेबल के अंदर आप पूरा देख सकते हो, सिलेक्शन ऑपरेशन होगा ना, सिलेक्शन ऑपरेशन हमारी जो आएगी सिग्मा वाली कंडीशन इक्वल टू ए ई आर, और ये जो है उसका टी,
एंड कंडीशन टी, यानी कि अब मैं आपको बता देता हूँ टी और आर टी क्या है। देखिए टी जो है ना, यहाँ पे टी टी जो काम कर रहा है ना वो सेलेक्ट, अरे यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं ये कंडीशन कैसे लगती है इसके अंदर जो कंडीशन ऐसे लगती है, जैसे कि हमारा ये आर टी टी है और ये यू है। लेट से हमें ये टी जो है ना ये एट्रीब्यूट किसी एट्रीब्यूट का नाम है, और ये सेकंड एट्रीब्यूट का नाम है, ये एट्रीब्यूट टू का नाम है। तो हमें हमें टी और यू पे कोई कंडीशन लगानी है तो पहले हमें टी यू लिखना होता है, ठीक है। मतलब कि जो एट्रीब्यूट पे कंडीशन है, मतलब जिस एट्रीब्यूट को हमने सेलेक्ट किया है वो, उसके बाद हम बाकी सारे एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और हम साथ में ये भी बता के चलते हैं, जैसे कि लेट से हमारी जो टेबल थी ना वो एम्प्लॉय थी, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं एग्जांपल से एक बार बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, एक ही बार में पता चल जाए, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल थी, इसके अंदर रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर था, ठीक है, इसका नेम था, ठीक है, एड्रेस था, ये सब चीज इसके अंदर दे रखा था, ठीक है, और सिटी दे रखी थी। यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है ना, हम एक एक उस एट्रीब्यूट को किसी वेरिएबल से हम उसे शो करते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया पी, को दे दिया आर, इसको दे दिया टी और इसको दे दिया यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के चलूंगा पी आर टी यू, यानी कि मैं इसी ऑर्डर में लिख के चल रहा हूँ, इसी ऑर्डर में, जिससे कि जैसे कि जो फर्स्ट कॉलम का नाम है ना, फर्स्ट एट्रीब्यूट का नाम पी है, सेकंड का आर है, ये टी है यू है, और हमने जो ऑपरेशन लगाया है ना वो टी और यू पे लगाया है, इस वजह से हम इसको जो लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो बस मैंने एक ही में बता दिया, अब आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि टी यू पे कोई कंडीशन लगी होगी ना, जैसे कि टी यू पे कोई कंडीशन लगी होगी, तो हम लेट से हमने हमने कंडीशन लगाई थी पी इक्वल टू आर पे, यानी कि पी इक्वल टू, यानी कि वैसे पॉसिबल नहीं है कि ई नंबर इक्वल टू नेम हो जाए, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि पी इक्वल टू आर पे कंडीशन लगी थी, तो हमें यहाँ पे देयर एग्जिस्ट पी और देयर एग्जिस्ट आर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। मैंने बताया ये शॉर्ट नोट्स का कोर्स है, तो इस वजह से मैं आपको पूरा डिटेल में जितना बता सकता था मैंने बता दिया। अब जो डिटेल कोर्स होगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंडीशन इसमें ऐसे लगती है रिलेशनल अलजेब्रा में, ये ध्यान रखना। पहले ब्रैकेट आता है, यहाँ पे टी जिस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है, फिर फिर पूरे रिलेशन के अंदर टी एंड कंडीशन, कंडीशन यानी कि यहाँ एंड लगा के कंडीशन लगती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एंड ऐसे लगता है, ठीक है, बाद में एसक्यूएल में एंड ऐसे लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है हमारा सिलेक्शन की कंडीशन। फिर आती है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में क्या आती है पाई A1 A2, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, बट मैं इसको पूरा आ, क्या ये सब चीज आपको पता चल गई होगी कि मैंने ये एग्जांपल से कैसे बताया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल में अगर कोई पाई के बीच में डिफरेंस पूछे तो पाई के जो पाई है ना वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज रिटर्न नहीं करता है, जबकि हमारा जो हमारा सेलेक्ट था ना उसके अंदर एसक्यूएल में वो डुप्लीकेट कंडीशन भी ले लेता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रोजेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम एसक्यूएल में जान लेंगे पहले, पर मैं यहाँ प्रोजेक्शन आया तो मैंने बता दिया साथ में, ठीक है। यहाँ पे भी कंडीशन ऐसे लगती है T1.A1 T1 T.A2, जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि एम्प्लॉय में हमने PRST हमने अपने हिसाब से एक नाम दे दिया था उनको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने ई डॉट दे दिया, ई डॉट क्यू दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन को ऐसे हम टप्पल रिलेशन कैलकुलस में ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है आर क्रॉस एस होता है। तो टी जो है जिस ऑपरेशन करना है पहले वैसे ही लिखेंगे, फिर देयर एग्जिस्ट T1 बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट T2 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ये जो होता है ना हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, इसके अंदर हम एंड और जो भी हम अभी तक ऑपरेशन पढ़ते आ रहे थे ना वो नहीं पढ़ते इसमें अंदर, तो हमारे डिस्क्रीट मेथड जो भी हमने सिंबल बनाए हैं ना वो सारे सिंबल रिलेशनल अलजेब्रा में यूज होते हैं। क्या आता है यूनियन, यूनियन आपको पता होगा आर यूनियन ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो रिलेशनल टी है और एस, मतलब एस जो रिलेशनल है उसका उन दोनों के बीच का जो एंड का ऑपरेशन है ना, ठीक है, उन दोनों को इंक्लूड करेंगे यूनियन के अंदर, ठीक है। सेट डिफरेंस में क्या होगा, सेट डिफरेंस के अंदर तो हमारा जिस पे ऑपरेशन होगा वो है टी, यानी कि, और जो रिलेशन है और उसके जो T1 के जो सारे बिलोंग करते होंगे एस के अंदर वो सारे के सारे हम ले लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना आर माइनस एस का मतलब है वो वाला सेट जिसके अंदर खाली आर वाले आएंगे, ठीक है। ये वाले आपको निगलेक्ट कर देने जो कि एस और ये कॉमन पार्ट वाले होंगे, ठीक है। ये होता है हमारा सेट डिफरेंस। ये था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेटाबेस डिजाइन, ये कुछ सेकंड चैप्टर है, डेटाबेस डिजाइन सेकंड चैप्टर। तो इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम, देखिए यहाँ पे फाइल सिस्टम की लिमिटेशन क्या आती है, टू एक्सेस डेटाबेस यूजर शुड नो अबाउट द फिजिकल डिटेल ऑफ द डेटा, ठीक है। हमें फिजिकल डिटेल पता होनी चाहिए डेटा की, ठीक है। जो हमारा फाइल सिस्टम था वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वो हार्ड डिस्क का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे एक लिमिटेशन फाइल सिस्टम की फर्स्ट ये है। सेकंड
ड्रॉबैक थी इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्स टू कंट्रोल कॉन्करेंसी व्हेन डेटाबेस इज लार्ज। जब डेटाबेस लार्ज हो जाएगा ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे कंट्रोल, और मतलब कॉन्करेंसी उस पे कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर फाइल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हमारी सेकंड ड्रॉबैक थी है, वंस गॉट एक्सेस यूजर कैन एक्सेस द होल डेटा ऑफ द फाइल सिस्टम। ठीक है, एक बार यूजर को अगर एक्सेस करना है ना फाइल सिस्टम में डेटा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा उसके। तो हमारा फिर आता है डेटाबेस डिजाइन। हम डेटाबेस डिजाइन में पहली चीज़ है 0% रिडंडेंसी, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी, अगर कोई टेबल के अंदर डुप्लीकेट चीज़ें आ रही है तो वो बाय प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकती। ठीक है, प्राइमरी की सबकी अलग हो सकती है, सबकी अलग होगी। तो वो क्या करेगी प्राइमरी की, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे अगर आपको पता है, ठीक है, शॉर्ट नोट से वैसे भी आपको पता ही होगा ये। ठीक है, तो जैसे कि हमारा रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर एक प्राइमरी की है। ठीक है, रोल नंबर से हम पूरा का स्टूडेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में जाके किसी का रोल नंबर जाके बताते हो ना रिसेप्शन पे, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे देगी टीचर। ठीक है, अगर मैं एनरोलमेंट रोल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास रोल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है 0% रिडंडेंसी होती है, लो स्लैश जॉइन होते हैं, और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होती है। ये भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू कोड। ठीक है, तो ये हमारे थे नो टू रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल शुड बी इक्वल। ठीक है, दो रिकॉर्ड्स टेबल के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड अल्टरनेटिव की। अब यहाँ पे आती है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। देखिए, प्राइमरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें, जैसे कि आप अगर किसी स्कूल में जाओगे तो आप एक एनरोलमेंट, या फिर किसी कॉलेज में जाते हो एक एनरोलमेंट नंबर से पूरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसलिए ये प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो एट मोस्ट वन प्राइमरी की इज अलाउड फॉर एनी रिलेशन, बट मोर देन वन अल्टरनेटिव कीज आर अलाउड। हमारे पास अल्टरनेटिव कीज बहुत सारी है, कैंडिडेट की है, सुपर कीज है, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होगी टेबल के अंदर। ठीक है, नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन प्राइमरी कीज, नल वैल्यूज आर अलाउड इन ऑल्टरनेटिव की। जब भी नल की आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो, अगर आप किसी रिसेप्शन पे जाके किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नल नल स्टूडेंट, यानी कि उसका कोई रोल नंबर ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई कोई नहीं है कि स्कूल या कॉलेज के अंदर कोई ऐसा एनरोलमेंट नंबर कोई नल ही नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि नल वैल्यू नॉट अलाउड इन प्राइमरी कीज। ठीक है, प्राइमरी की यूज टू डिजाइन प्राइमरी की, यूनिक की आर यूज टू डिजाइन ऑल्टरनेटिव की। ठीक है, प्राइमरी की से ही हम हमारी जो बाकी ऑल्टरनेटिव की है ना, वो भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट की हो गया, सुपर की हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी की के सबसे मेन कंडीशन है यूनिक होता है और प्लस नॉट नल होता है। ये ध्यान रखना कि जो यूनिक की होती है ना, यूनिक की, अगर कोई कोई हमें कोई एट्रीब्यूट हमें यूनिक रखना है तो वो नल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्राइमरी की वो कभी भी नल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा सुपर की। सुपर की क्या है? सुपर की है सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू डिफरेंशिएट ऑल द टपल्स ऑफ द रिलेशन, और सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। ये क्या है ना, ये कैंडिडेट, मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी की है ना वो मिनिमल की है ऑफ कैंडिडेट की। तो हमारी सुपर की होती है ना, वो कैंडिडेट की का भी सुपर सेट होता है। इस वजह से सुपर की सबसे बड़ी की होगी। सबसे पहले किसी टेबल में सुपर की ढूंढते हैं, सुपर की से हमारा कैंडिडेट की पता चल जाती है, कैंडिडेट की से हम प्राइमरी की। तो देखिए, ये है हमारा सुपर की सबसे सुपर सेट ऑफ की है। ठीक है, सुपर सेट की है किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लेट आर बी द रेशनल स्कीमा विद एन एट्रीब्यूट। अगर किसी किसी आर रिलेशन के अंदर हमारे एन एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि A1 A2 से AN। ठीक है, नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल कितनी हो सकती है? विद ओनली कैंडिडेट की, विद, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहला, विद विद ओनली कैंडिडेट की A1 टू N-1, यानी 2 raised to the power N-1 होगी, कैंडिडेट की हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2, तो होगी 2n-1 माइनस 2n-2 प्लस 2n-1। ठीक है, ये होती है विद ओनली कैंडिडेट की। ठीक है, फिर हमारा आता है विद ओनली कैंडिडेट की A1 टू। अगर हमारी, देखिए, ये था हमारी खाली सिंगल की। ठीक है, यहाँ पे हम A1 A2 इन सबको कैंडिडेट की मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी हो सकती है ये टोटल 2 रेज टू पावर N-1 माइनस 2 रेज टू पावर N-2 प्लस 2 रेज टू पावर N-1। फिर होती है विद ओनली कैंडिडेट की। अगर हम दो दो के पेयर में ले A1 A2 A3 A4, तो हमारी टोटल की हो सकती है 2n-2 माइनस 2n-4 प्लस 2n-2। ठीक है, ये आपको कैसे आया मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा ये था ना A1 अरे ये यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो A1 A2 से AN की है ना, तो A1, अगर A1 की हो सकती है उसके अंदर 2 रेज टू पावर N-1, क्योंकि जो हमारे टोटल होंगे, टोटल ऑपरेशन होंगे 2 रेज टू दी पावर N, जिसमें तो एक कैंडिडेट की हो गई, तो 2 रेज टू दी पावर N-1 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम सब पे करेंगे ना A1 A2 A2, तो इसमें आप देख सकते हो। या तो मैं पूरा वो बता के दिखाता हूँ। एक कोई रिलेशन है जिसके अंदर A1 A2 A3 और डॉट डॉट करके टोटल
एन तक की है, ठीक है। अब हमारे पास सब की के पास दो चांसेस हो सकती है, या तो कैंडिडेट की होगी या नहीं होगी। हम मान के चल रहे हैं कि के पास दो चांस है कैंडिडेट की है कि नहीं, कैंडिडेट की है कि नहीं, पर मैं हमने ये कंफर्म कर दिया कि A1 हमारी कैंडिडेट की है। तो अब हमारे पास टोटल चांस होंगे ना, टोटल चांस होते हैं 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे हमने एक माइनस करेंगे क्योंकि ये कैंडिडेट की हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n-1। ये था इसका कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक एक और एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे कि हमारा A1, A1, A2 और A3, अगर ये तीनों अगर हम कैंडिडेट की ले लेते हैं तो देखिए टोटल में से टू रेस टू द पावर n माइनस थ्री, 2 रेस टू द पावर n-3 की रह गई है, जो कैंडिडेट की हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन ये हमने पक्का कर दिया कैंडिडेट की है, तो अब हम पे हो गया 2 रेस टू पावर n-3। तो आप समझ गए होंगे ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हमने A1 और A2 को कैंडिडेट की चुन लिया, तो यानी कि दो के चांसेस कम हो गए हैं कैंडिडेट की होने के, तो यहाँ हो गया टू रेस टू पावर n-2। अब A3 A4 भी ले लिया, तो अब क्या हो गया, अब चार की हमारी कम हो गई 2 रेस टू पावर n-4, लेकिन लेकिन हमने इनको दो बार माइनस कर दिया, तो हमें यहाँ पे बाद में प्लस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको वो फॉर्मूला याद होगा A यूनियन B का, जैसे कि हम A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B लिखते थे। देखिए यहाँ पे हम A और प्लस B कर देते तो हमारा दो बार प्लस हो जाता था, तो हम उसको क्या करते थे, एक बार माइनस कर देते। तो ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के हमने ये फॉर्मूले डिराइव करे, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा, अरे थिंक, एक मिनट। तो अब हमारा जो टॉपिक आता होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, देखिए लेट आर बी द रिलेशन स्कीम एंड एक्स वाई नोन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स T1 T2 एनी टपल्स, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स, ठीक है, ये है फंक्शनली डिपेंडेंट, ये ध्यान रखना। वाई फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, देन T1 डॉट वाई आई इक्वल टू T2 डॉट वाई। देखिए इस रिलेशन के अंदर मैं बताऊं, अगर मैं रोल नंबर को ये लिखता हूँ ना, रोल रोल नंबर तो है ना, वो हमारा ना स्टूडेंट के नेम को ड्राइव करता है, ठीक है। तो रोल नंबर अगर स्टूडेंट के नेम को ड्राइव कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। आपस में रोल नंबर से हम नेम को ड्राइव कर पा रहे हैं, तो ये फंक्शनली डिपेंडेंसी का वो है, ठीक है। आप ये एक्स से वाई से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया रोल नंबर नेम, जिससे कि आप समझ में आ रहा होगा कि जो रोल नंबर है स्टूडेंट का, उससे हम नेम को ड्राइव कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आती है ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें क्या है ना, अगर x और y है और y जो है ना उसका प्रॉपर सबसेट है x का, तो देन एक्स वाई इज अ ट्रिवल डिपेंडेंसी। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर ए बी किसी y को आई को ड्राइव कर पा रहे हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज लिख दूं कि ए बी को कर रहा है ड्राइव, और मैं कह रहा हूँ ए बी जो है वो है हमारी प्राइमरी की, ठीक है, और जब ए बी हमें पता ही है, जब हम ए बी से वाई ड्राइव हो रहे हैं तो ए से बी तो अपने आप ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ड्यूअल डिपेंडेंसी। जैसे कि मैं एक और बताऊं, जैसे कि ए बी से हम ए को वापस से ड्राइव करें, ठीक है, जब ये दोनों इस की के अंदर ए पहले से प्रेजेंट है, तो हम वापस से ए को कैसे ड्राइव करें, तो ये होती है ट्रेवल फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एस आई डी ड्राइव कर रहा है एसआईडी को, देखो ये जी कॉमन चीज है, हमें पता है एसआईडी को ड्राइव कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट का रोल नंबर से ये बोलता हूँ कि रोल नंबर से मैं रोल नंबर को ड्राइव कर सकता हूँ, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए ये आता है टेबल डिपेंडेंसी में, ठीक है। ऐसे ही एसआईडी एस नेम अगर ड्राइव कर रहा है एसआईडी को, तो ये देखिए यही एग्जांपल मैंने दिया है ए बी वाला, ठीक है। आते हैं नॉन ट्रेवल डिपेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। इफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5, यानी कि दोनों एट्रीब्यूटों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवल डिपेंडेंसी। जैसे कि एक्स ड्राइव अगर वाई को सेटिस्फाई करता है डिपेंडेंसी डेफिनेशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सी आई डी है, सी यानी कि कोर्स आईडी हो सकता है, वो कोर्स नेम को ड्राइव कर पा रहा है, तो ये सिंपल है, ये नॉन ट्रिवल डिपेंडेंसी है। देखिए इसके अंदर हमें नहीं पता कि ना तो कोर्स आईडी अपने आप को ड्राइव कर पा रहा, ना कोर्स आईडी पहले से इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ एस आई डी और एस नेम पहले से इंक्लूड थे और वो एस आई डी को टाइप करे, तो वो था ट्रिवल, यह है नॉन ट्रिवल, ये ध्यान रखना। आते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स, तो इसमें आते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जो वाई है एक्स का पूरा प्रॉपर सबसेट है, तो एक्स ड्राइव कर पाएगा वाई को, ये होता है रिफ्लेक्सिव। क्या आता है ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव क्या आता है कि एक्स वाई को ड्राइव कर पा रहा है एंड वाई जेड को ड्राइव कर पा रहा है, तो इसका मतलब है एक्स जेड को ड्राइव कर रहा होगा। फिर आता है आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन कहता है इफ एक्स वाई को ड्राइव कर पा रहा है, तो देन एक्स जेड ऑल्सो ड्राइव वाई जेड, ठीक है। फिर आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कहता है इफ एक्स ड्राइव कर रहा है वाई जेड को, तो हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं एक्स ड्राइव वाई एंड एक्स ड्राइव जेड, कहते हैं स्प्लिटिंग। कहते हैं यूनियन, इफ एक्स ड्राइव वाई एंड एक्स ड्राइव जेड, देन एक्स ड्राइव दोनों को ड्राइव कर पाएगा, यह यूनियन। कहता है सीरियो ट्रांजिटिव, कहता है एक्स ड्राइव वाई को
वाई डब्ल्यू ड्राइव कर रहा है जेड को, तो इसका मतलब है एक्स डब्ल्यू जेड को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना छोटे मोटे, अगर एक दो नंबर के भी अगर गेट के में क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके इसी से ही निकल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एट्रीब्यूट क्लोजर। एट्रीब्यूट क्लोजर क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स। ठीक है, ये होता है एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आर ए बी सी डी है, यानी कि ए बी सी डी वो है हमारे एट्रीब्यूट्स के नाम है किसी रिलेशन के अंदर। तो ए बी को ड्राइव कर रहा है, बी सी को ड्राइव कर रहा है, सी डी को ड्राइव कर रहा है। देखिए आपस में इनके कनेक्शन बन रहा है, ए बी को, बी से सी और सी से डी। तो हम अगर ए प्लस का ए प्लस यानी कि मुझे पता है आपको पता होगा ये चीज़, मैं बता देता हूँ। ए प्लस अगर मैं लिखूंगा तो एक ए से हमारा बी ड्राइव हो रहा है, तो पहले यहाँ ए तो आएगा ही आएगा क्योंकि ए है लिख रहे हैं। फिर ए से बी ड्राइव हो रहा है तो बी आ जाएगा, बी से सी ड्राइव हो रहा है तो सी आ जाएगा, सी से डी ड्राइव आ रहा है तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ना वो हमारी कैंडिडेट की है। ठीक है, ऑल्दो ये प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, पर हमें नहीं पता, क्या पता इसके अंदर नल वैल्यू हो, पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये ड्राइव कर पा रहा ना ए सभी पूरी टेबल को, यानी कि ये कैंडिडेट की का मैक्सिमम चांसेस है, कैंडिडेट की है ही। ठीक है, ठीक है। फिर आता है हमारा ये मिनिमल कैंडिडेट की है। हमें चाहे बी और सी को भी देख सकते हैं, पर हमें देखने की जरूरत नहीं, हम बस ए को देख के बता रहे हैं। बोल दो बी, बी से बी ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं बी प्लस का क्लोजर निकालूं ना तो बी प्लस का होगा बी, बी से हम सी को ड्राइव कर पा रहे हैं, सी से हम डी को ड्राइव कर पा रहे हैं, लेकिन डी से हम ए को ड्राइव नहीं कर पा रहे, तो ये जो है ना ये कैंडिडेट की कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ए प्लस हमारा हमेशा कैंडिडेट की होगा, यानी कि ए हमारा कैंडिडेट की है इसकी टेबल का। कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्लोजर एफ प्लस, सेट ऑफ ऑल ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल एफ डीज ड्राइव फ्रॉम गिवन एफ डी सेट एफ। एक्स ड्राइव कर रहा है वाई को, इज लॉजिकली अप्लाइड इन गिवन एफ डी एंड एफ ओनली इफ एक्स प्लस शुड डिटरमाइन बाई। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा डिकम्पोज इनटू आर वन एंड आर टू, एंड डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस ओनली इफ आर वन एंड आर टू इक्वल टू हो आर के। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हमारे दो रिलेशन बन जाते हैं तो उनका जो यूनियन होगा ना, आर वन और आर वन यूनियन आर टू, वो आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वो लॉसलेस है। ठीक है, लॉसलेस और लॉसी में मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है। कि हम जब टपल को ज्वाइन करते हैं ना तो हम पे बहुत सारी ना एक एक्स्ट्रा रोज बन जाती है, तो एक्स्ट्रा रोज तो हम बोलते हैं, तो जो हमारी एक्स्ट्रा टपल्स होती है ना, एक्स्ट्रा टपल्स, उनको हम, दूसरा नाम होता है स्पूरियस टपल्स। ठीक है, स्पूरियस टपल्स उनका नाम होता है। और ठीक है, तो फिर अगर हम एफ प्लस की, अगर हमें डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग है कि नहीं, हमें क्या करना है, अगर एफ प्लस एफ वन प्लस यूनियन एफ टू प्लस के हो जाता है ना, तो हम कह सकते हैं ये सीधा कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। ठीक है, ये होता है हमारा आर वन यूनियन आर टू का निकालने के लिए। ठीक है, फिर है हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू, यानी कि आर वन आर टू नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि आर वन और आर टू में कुछ कॉमन था। ठीक है, ये हमारा सेकंड, थर्ड क्या था, आर वन इंटरसेक्शन आर टू, आर वन को ड्राइव कर पा रहे हैं हम दोनों के इंटरसेक्शन से, या फिर दोनों के इंटरसेक्शन से हम आर टू को ड्राइव कर पा रहे हैं, तो ये है थर्ड पॉइंट। आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए आर ए बी सी है हमारे, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी और डी, ये जो है ना ये इसके एट्रीब्यूट है। ठीक है, टेबल में जो भी आपको ये दिखा मिलेगा, तब एग्जांपल मतलब आपने दिमाग में एक डायग्राम बना लेना कि ऐसे दिख रही है। ठीक है? अब क्या कह रहा है, ये ए बी सी को ड्राइव कर रहा है, सी डी ई को ड्राइव कर रहा है, बी डी को ड्राइव कर रहा है, ई ए को ड्राइव कर रहा है। अगर हम डी का देखा जाए ना, डी डी इक्वल टू ई से हमारे, तो यहाँ पे दो टेबल निकल के आती है, ए बी सी और ए सी डी। हम ये देख सकते हैं, ये जो रिलेशन है ना, इन तीनों रिलेशन से हमारे ये सी डी, देखिए सी डी ड्राइव ई, और यहाँ से ए बी सी को ड्राइव कर रहा है, और बी हमारा बी और डी, बी डी, बी डी हमारा इसे अभी टेबल में है नहीं, अभी हम चेक करेंगे। और ई जो है ना, ई यहाँ पे ई से ए ड्राइव चेक वो हो रहा है ड्राइव। अब हमें बी टू डी ड्राइव चेक करना है कि बी और डी, बी टू डी मतलब कि ये है कि कनेक्शन, मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों से जो इतने हमारे पास अवेलेबल है, अगर इससे हम डी को अगर राइट साइड में बिठा देते हैं ना, तो हमारे ये जो है ना ये हो जाती है लॉसलेस, लॉसलेस। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लॉसलेस। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, इसमें आता है लो स्लैश जॉइन डिकम्पोजिशन, बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन देयर शुड नॉट बी जनरेशन ऑफ एनी एडिशनल टपल्स। ठीक है, तो अगर हमारे कोई एडिशनल टपल्स नहीं आते तो हम सीधा कह देंगे लो स्लैश जॉइन है। अगर उसमें एक्स्ट्रा टपल दिख जाती है, यानी कि जो इस टपल मैंने जिसका नाम बताया, अगर वो आ जाती है तो इसका मतलब है वो लोसी डिकम्पोजिशन है। ठीक है, यही डायरेक्ट चीजें पूछ जाती है कि लॉसलेस है कि नहीं टेबल के अंदर, या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं। ठीक है, यही होता है।
फिर आता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के अंदर, बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि अगर हम जो टेबल होती है ना, टेबल टेबल को हम ऐसे डिकम्पोज करते हैं कि जो उन जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा था, नॉन टेबल टेबल, ये इन सबको फेवर कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग। तो डिकम्पोजिशन मतलब होता है, ठीक है, बांटना, यानी कि डिकम्पोज कर देना, डिकम्पोज कर देना हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को, जब तक जब तक हमारा वो सेटिस्फाई ना कर जाए हमारे रूल को। ठीक है, जो हमारे रूल्स थे ये। ठीक है, फिर हमारे बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, ये हमने देख लिया। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एफ डिकम्पोजिट इनटू, तो हमारा एफ है वो R1 R2 R n में डिकम्पोज किया गया है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट की बात की जाए तो F1 to Fn है। इन जनरल की बात किया जाए, अगर हम सबका यूनियन लेंगे ना, वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए एफ का। ठीक है, यहाँ की जब हम यूनियन करेंगे तो एफ का सबसेट होना चाहिए, तो देन डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग। अगर ये सब चीज हमें मिल लिया ना यूनियन करके, यानी कि हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते क्यों है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन में करेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन हम जो बिग टेबल होती है ना, उनको छोटी टेबल में डिवाइड कर देते हैं, कि हमारी जो ये सब चीज हमने पढ़ी है ना, डिवाइड, यानी कि डिवाइड बिग टेबल इनटू स्मॉल टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन का अगर सिंपल सा मतलब बताऊं तो डिवाइड बिग टेबल्स इनटू स्मॉल टेबल्स, और जो कि हमारे चीज़ों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, रूल को सेटिस्फाई करे, यानी कि 1 NF 2 NF 3 NF BS NF, अभी हम देखेंगे, उन चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेटाबेस की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से, मतलब टेबल में आएगी उसके तभी, जब हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, क्योंकि अभी तक हम टेबल अभी तक हमने बनाई नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ उसका मॉडल देख रहे हैं कि कैसे हम मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनाने से पहले हम इन सब इक्वेशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही हम एसक्यूएल या किसी डेटाबेस के अंदर चीज़ों को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन स्पेशली मीन टू एलिमिनेट द फॉलोइंग एनोमलीज: इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज, एनोमली। ठीक है, तो ये अनोमली का मतलब क्या हो सकता है, जैसे डिलीशन हमने क्या करा, हमारे पास दो टेबल थी। ठीक है, यहाँ दो टेबल है। ठीक है, और जो इसी टेबल की जो फॉरेन की है ना, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक टेबल दूसरी टेबल को कनेक्ट करने के काम आती है फॉरेन की। ठीक है, अगर इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी ना, वो इस टेबल में फॉरेन की होगी, यानी कि इस टेबल में जो ये मेन टेबल होगी, ये इसको कनेक्ट कर रही होगी। ठीक है, अगर हम गलती से डिलीशन कोई ऑपरेशन कर देते हो हमने पूरी फॉरेन की में से, यानी कि इस की को हमने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया इस टपल को, तो यहाँ पे हो जाएगी डिलीशन एनोमली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कोई वैल्यू होगी 1, और ये था हमारा 1 2, ये था प्राइमरी की, और ये फॉरेन की इसको ज्वाइन कर रखा था टेबल को। तो इनने क्या करा, इसने 1 को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हो गया एक डिलीशन एनोमली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 फॉरेन की को अब पता ही नहीं, क्योंकि इस टेबल के अंदर कोई 1 नाम की कोई प्राइमरी की है ही नहीं, और यहाँ पे हमने 1 दे रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे डिलीशन एनोमली हो जाता है। तो इस सबको हमें टेबल बनाने से पहले इन सबको नॉर्मलाइजेशन के जरिए हमें इन्हें दूर करना होगा। ठीक है, गोल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है इंटीग्रिटी और मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, ये हमें मेंटेन करके रखना है। साइड इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन: रिड्यूस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड यूजुअली बट इन वुड इंक्रीज। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टोरेज स्पेस को रिक्वायर्ड स्टोरेज स्टोरेज स्पेस जो हमारे को रिक्वायर होगा ना, उसके अंदर ही हमें टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे साइड इफेक्ट है। ठीक है, बट कभी कभार ये इंक्रीज हो जाता है, तो ये साइड इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। सिंपलर क्वेरीज, जो हमारी क्वेरीज है वो सिंपल होनी चाहिए, बट समटाइम बट कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। बट कभी कभार हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी बन जाती है। ठीक है, जब भी जो ये हमारे एसक्यूएल होता है ना, एसक्यूएल कभी कभार सॉल्व नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उसकी क्वेरी कभी कभार टफ भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने दो क्वेरी नेस्टेड क्वेरीज इतनी सारी लगा देते हैं कि जब यूजर को उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से साइड इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फिर आता है सिंपलर अपडेट: जब हम किसी टेबल को या किसी वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे समटाइम बट कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कभी कभार हमारा सिंपलर होता है वैसे अपडेट करना, पर समटाइम्स कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारी साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, हमेशा नहीं आएंगे, लेकिन साइड इफेक्ट तो साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एग्जांपल। एग्जांपल के लिए मैंने बता देता हूँ, एफ ए टू बी हेयर, एफ इक्वल टू ए टू बी और ए टू सी इज सिंपल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, आप सिंपली देख सकते हो, ए बी को टाइप कर रहा है, ए सी को टाइप कर रहा है, और ए बी सी को टाइप कर रहा है, तो ये हो गया सिंपल। इट इज लेफ्ट रिड्यूस रिमूवल ऑफ एक्सट्रेनियस सिंबल्स। ठीक है, एग्जांपल एफ ए बी ड्राइव टू सी, सी को टाइप कर रहा है, हेयर बी इज एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम को जो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसका एग्जांपल था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, ये वाला हमने एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया। क्यों? यहाँ पे हमने बी को क्यों हटा दिया? अब देखो यहाँ पे हटाने का रीजन क्या था, ये डिटेल नोट्स में मैंने बता रखा है, डिटेल्स जब वीडियो में, मैं यहाँ पे दोबारा बता दूं। देखिए, जब बी से हम डायरेक्ट डी सी को ड्राइव कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए से हम सी को ड्राइव कर रहे हैं, तो ये बी का क्या रोल है, तो बी को हमने यहाँ से
रिमूव कर दिया, ये एक्सटेंड नहीं है इसका, ये ध्यान रखना। इट इज नॉन रिडंडेंट, एलिमिनेट अननेसेसरी एफडी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अननेसेसरी सबको सबको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ए बी को टाइप कर रहा है, बी सी को टाइप कर रहा है, ए सी को टाइप कर रहा है, देखिए ये सब एक, पहली बात तो ये सिंगल है, सिंगल सिंगल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए आपको रिडंडेंट हमेशा नहीं हटाना, ठीक है। जब तक वो, जैसे कि अगर मैं बी, मेरे को चेक करना है कि मुझे बी टू सी हटाना है कि नहीं, मैं चेक करूंगा कि बी टू सी किसी और से ड्राइव हो पा रहा है, देखिए यहाँ पे ए टू बी ड्राइव हो रहा है, ए टू सी ड्राइव हो रहा है, बी सी कहीं और से ड्राइव नहीं हो सकता, तो हम इसको नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जब हम फॉरेन की यूज़ कर रहे थे ना एक टेबल के अंदर दूसरे की प्राइमरी की, क्या कर रहे थे हम, एक बार अगर किसी टेबल में प्राइमरी की को हटा दिया और तो दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की तरह काम कर रहा है, तो वहां पे आ जाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो वो क्या होते हैं, फॉरेन की सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट रेफरेंस प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की ऑफ द सेम रिलेशन और अदर रिलेशन, ठीक है। यही मैंने एग्जांपल बताया था, ऐसी एस आई डी एस नेम लॉगिन, यहाँ पे एस आई डी एस नेम लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे जो एस नेम है ना, वो हमारा यहाँ पे प्राइमरी की है, और मतलब यहाँ पे एस आई डी जो है वो प्राइमरी की है इस टेबल की, और वो फॉरेन की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। गलती से मैंने यहाँ पे कोई एसआईडी की कोई वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, वहाँ वहाँ पे भी वो कर रहा है, तो फिर वो एक रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट की, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है डिफरेंशियल रिलेशन, इसमें क्या आता है, इंसर्शन पे कोई वॉल्यूशन नहीं, आप इंसर्शन में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई वॉल्यूशन नहीं है, लेकिन डिलीशन में, मैंने आपको बताया डिलीशन में बहुत ज्यादा वॉल्यूशन है। डिलीट नो एक्शन मींस इफ पोजेस प्रॉब्लम ऑन डिलीट देन नॉट अलाउड टू डिलीट, अब डिलीट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको अलाउ नहीं है कि आप वो डिलीट कर सको, ठीक है। फिर आता है ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड क्या आता है, इफ वांट टू डिलीट प्राइमरी की वैल्यू फ्रॉम रेफरेंस टेबल, यानी कि किसी टेबल की प्राइमरी की को आप डिलीट कर रहे हो ना, देन इट विल दैट वैल्यू फ्रॉम रेफरेंस टेबल आल्सो, तो आप, तो उसकी मेन टेबल में जहाँ वो यूज हो रही है ना, वहां से भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉरेन की कहीं कहीं यूज हो रही है, ठीक है, किसी टेबल की प्राइमरी की ऐसा फॉरेन की यूज हो रही है, तो आपको प्राइमरी की से आप डिलीट कर रहे हो, तो आप जाके दूसरे की टेबल की फॉरेन की से भी हटाओगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सी ऑन डिलीट सेट नल, आपको क्या करना है, या तो आप नल वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब आपको पता है प्राइमरी की में कभी नल वैल्यू नहीं आ सकती, तो ठीक है, पर लेकिन फॉरेन कीज में आप नल वैल्यू डाल सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ यू वांट टू डिलीट प्राइमरी की फ्रॉम रेफरेंस टेबल, यानी कि जिस टेबल में प्राइमरी की आपने डिलीट करी है ना, वो दूसरे की टेबल में फॉरेन की है, तो आप वहां पे जाके नल वैल्यू डाल देना, देन इट विल ट्राई टू सेट द नल वैल्यूज इन प्लेस ऑफ दैट वैल्यू इन रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंसिंग टेबल यानी कि इस टेबल में वो फॉरेन की तरह यूज हो रही है। फिर आती है अपडेशन, ऑन अपडेशन नो एक्शन, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन अपडेट सेट नल, जैसे कि हमने डिलीशन में ऑपरेशन देखे, ये सेम ऑपरेशन इसके अंदर है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डिफरेंसिंग रिलेशन, डिफरेंशियल रिलेशन में आते हैं इंसर्शन, यहाँ पे हमने अभी तो देखा है, मे कोज वोलेशन, हमेशा वोलेशन नहीं करेगा लेकिन कभी कभार वोलेशन करेगा, डिलीशन में नो वायलेशन, ठीक है, अपडेशन में करेगा मे कोज वायलेशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे टेबल के अंदर 2 3 4 3 5 4 6 2, ठीक है, और यहाँ पे जो सी है ना, सी एक फॉरेन की है, ठीक है, और इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम 2 और 4 को डिलीट करते हैं, तो हमें क्या करना है, ऑन डिलीट कैस्केड यूज करना है। ऑन डिलीट कैस्केड क्या कहता है, ठीक है, अगर हम सी में 2 और 4 को डिलीट करते हैं, तो उस टेबल में जाके जहाँ वो यूज हो रहा है ना, वहाँ पे उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो ये होता है ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिलीट करूँ 2 और 4 को, तो देखो यहाँ पे 2 और 4, यानी कि ये वाला वैल्यू डिलीट करूंगा तो साथ में इसके ये भी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 को डिलीट करता हूँ तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि अब हमारी नई टेबल बन के आई, वो आई है 3 4 5 5 4 4 6 2, तो ठीक है। इसके अंदर हमने 2 और 4 को डिलीट किया था, तो 2 4 जैसे हमने डिलीट किया ना, तो जहाँ जहाँ 2 है ना प्राइमरी की, तो वहां से, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है ना, वो यहाँ से भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो ये दोनों मतलब डिलीट हो जाएंगे, और हम पे जो बचेगी टेबल, ये 3 4 5 4 3 4, ये हम पे टेबल बचेगी, ठीक है। ये तो हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 में आता है एसक्यूएल, चैप्टर 3 है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब हमने डेटाबेस को डिजाइन करना सीख लिया है, अब डेटाबेस पे हम कुछ लैंग्वेज है जो कि एसक्यूएल, जिससे हम चीजों को फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो हम इस एसक्यूएल के अंदर हम जानेंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, आपको मेनली क्या है ना, आपको ये सब चीज मैं पीडीएफ दे दूंगा, लास्ट पे आपको ये शॉर्ट नोट्स आपको समझ में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे एग्जांपल लिए थे, इस वजह से मैंने ये शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, ठीक है। अब जो डेटाबेस बना है उसको हमने मैनिपुलेट और एक्सेस करना है, तो हम एसक्यूएल का यूज करेंगे। एसक्यूएल इज एन एएनएसआई, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। फंक्शन ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट डेटाबेस, ठीक है, क्वेरीज इसके अंदर लिखी जाती है। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा, हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू डेटाबेस कर सकते हैं, क्रिएट टेबल्स कर सकते हैं, क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन ए डेटाबेस, ठीक है। जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा था ना, रिलेशनल अलजेब्रा वो था ना,
रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर्स इन ए डेटाबेस, और कैन क्रिएट व्यूज बना सकते हैं। व्यूज का होता है, व्यूज एक टेम्पररी व्यू है कि मतलब कि आपको टेबल को कैसे दिखाना चाहते हो, असली में टेबल क्रिएट नहीं हुई है लेकिन आपने एक व्यू बना दिया है, ठीक है, तो साइड पे कि सिर्फ जो यूजर है ना उसको टेबल कैसे दिख रही है, असल में ऐसे नहीं दिखती, ठीक है, वो हमने एक व्यू क्रिएट कर दिया, तो ये तो व्यू कर सकते हैं। एंड कैन सेट परमिशन ऑन टेबल्स प्रोसीजर्स एंड व्यूज, हम परमिशन भी अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को ऑथोराइज करना है कि ये ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इस एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर होगी डेटाबेस को चेंज करने की, ठीक है, कोई यूजर उसको नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, तो वो हम परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। तो आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशन स्टैंड फॉर, आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए अब जो भी हम टेबल, जो भी हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं वो टेबल की फॉर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज के टाइम पे हम डेटाबेस यूज करते हैं ना, वो हम जेसन फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि जेसन यानी कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, के अंदर हम, तो हमारा पाइथन का जो डिक्शनरी और की का कॉन्सेप्ट है वो हम जेसन से यूज करते हैं, लेकिन हम जब डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना वो टेबल से, क्योंकि टेबल से हमने सबसे पहले डिजाइन करना सीखा था, उस टेबल के जरिए ही हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल परफॉर्म होती है, ठीक है। फिर आता है आरडीबी में बेसिस फॉर एसक्यूएल एंड फॉर ऑल मॉडर्न बेस डेटाबेस सिस्टम सच एस एमएस एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, DB2, ओरेकल, माई एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, ये सब जो भी कंपनीज है ना, ये आज भी एसक्यूएल यूज करती है, ठीक है, अपने सर्वर साइड पे, तो इसलिए हमें ये जाना बहुत जरूरी है। द डेटाबेस इन आरडीबीएमएस इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल, टेबल की फॉर्म में डेटाबेस स्टोर हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। is VMS is a a table is a collection of related data entities and it consists of columns and rows, ठीक है, इसके अंदर कॉलम्स होती है, रोज होती है, जैसे कि मैट्रिक्स में आप देखते हो। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल होती है दो तरीके की, जिसके अंदर आता है डीएमएल और डीडीएल। डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर सेलेक्ट कमांड आती है, और डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट टेबल आती है। तो यानी कि जो डीडीएल होता है वो टेबल पे परफॉर्म होने वाली लैंग्वेज है, और डीएमएल है वो है हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली, जिसमें से हम चीजें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड में सबसे पहले आती है सेलेक्ट कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। सेलेक्ट स्टेटमेंट डिफाइंस व्हाट इज टू बी रिटन सेपरेट बाय कॉमास, ठीक है, जो हमें रिटर्न करवाना है ना डेटाबेस में वो सेलेक्ट आती है। फिर आती है स्टार, स्टार मतलब होता है ऑल, यानी कि जो भी हमें टेबल के अंदर सब कुछ डेटा चाहिए ना वो स्टार लिख देंगे, अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पूरी की पूरी टेबल का डेटा उठा के ले आएगा, तो मींस ऑल कॉलम्स फ्रॉम ऑल टेबल्स इन द फॉर्म स्टेटमेंट। एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट स्टेट कोड स्टेट नेम, यानी कि स्टेट कोड और स्टेट नेम लिखेंगे पर्टिकुलरली, वो सिर्फ स्टेट कोड और स्टेट नेम टेबल से उठा के लाएगा, वरना अगर हम स्टार लिख देंगे तो सब कुछ उठा के ले आएगा। फिर फ्रॉम स्टेटमेंट क्या, फ्रॉम ये कमांड देता है कि हमें किस में से चीजें डेटा लाना है, तो ये फ्रॉम वहाँ पे यूज करेंगे। डिफाइन द टेबल और व्यू बाय सेलेक्ट और वेयर स्टेटमेंट, ठीक है, साथ में हम वेयर क्लोज भी यूज करते हैं। वेयर मतलब कि कंडीशन लगाना, वेयर कंडीशन लगा के हम ये बोल सकते हैं जो स्टूडेंट का नाम रवि है उसका डेटा फैच करना, तो यहाँ पे वेयर एक कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है, वेयर क्लोज। कहते हैं मल्टीपल टेबल व्यूज आर सेपरेटेड बाय कोमास, फिर आता है वेयर क्लोज डिफाइंस व्हाट रिकॉर्ड टू बी इंक्लूडेड सिक्योरिटी इज इट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है हमेशा लगाना, लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है तो आपको लगाना पड़ेगा। यूजेस कंडीशनल ऑपरेटर, अब हमारे पास ऑपरेटर्स भी है, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम दो तरीके से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप ये देख सकते हो लेस देन ये वाले साइन से और इस वाले साइन से, ये नॉट, नॉट के लिए, ठीक है। फिर आते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक यूज करते हैं। अब लाइक का क्या काम है, स्टार स्ट्रिंग। अब ये जो हमारा परसेंट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि अगर हमें कोई पैटर्न मैच करना है, जैसे कि हमने लिखा कि ऐसी स्ट्रिंग ला के दो जो एम से स्टार्ट होती है, तो हमें पूरी स्ट्रिंग ना देने के बाद हम एम के बाद स्टार ये परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे ना, तो वो एम के जो चीज एम से स्टार्ट हो रही है सब उठा के ले आएगा, तो ये होता है हमारा ये परसेंट का सिंबल है। फिर आता है इज नल, नल मतलब कि अगर वैल्यू कुछ नहीं दे रहे तो उसको नल, नल की तरह काउंट करेंगे। नोट क्या है, बिटवीन, इन, लाइक, नल, ठीक है, नोट को हम यूज कर सकते हैं बिटवीन, लाइक, इनके बीच में लगा के, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा के पाई ऑपरेशन में ये फर्क है कि वहाँ पे वो ना डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ जाती है। डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड भी है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि उस डिस्टिंक्ट कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वैल्यू को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ, जो नल होता है ना, नल, नल को आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे नल का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जब हम कंपेयर कराएंगे, लेकिन नल की प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नल हर जगह अलग अलग बिहेव करेगा नल को, ठीक है, तो आप नल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए नल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है।
यहाँ पे नल कभी कभार कंपेयर के अंदर काउंट होगा, कभी कभार नहीं काउंट होगा, तो ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड बता दिया किस लिए यूज होता है। इन अ टेबल कॉलम में कंटेन मेनी डुप्लीकेट वैल्यूज एंड समटाइम यू ओनली वांट टू लिस्ट द डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए होगी, तो आपको डिस्टिंक्ट यूज करना है। सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। यही ये हमने देख लिया फ्रॉम का, पर हमें अभी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ऊपर से मैं बता दूं ये किस इंसेंटिव लैंग्वेज है, तो इस वजह से हमें सेलेक्ट अगर हम बड़ा लिख के छोटा लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ये बड़ा इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम एक डिफरेंशिएट कर सके कि हम एट्रीब्यूट का नाम क्या है और हमारे कि जो हम एसक्यूएल लगा रहे हैं वो के कीवर्ड्स क्या है, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी आप इसको ना भी लगाओ तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है एंड और एंड मीन्स ऑल कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। एंड मतलब होता है ऑल कंडीशन ट्रू, यानी कि एक भी अगर फॉल्स हो जाता है ना तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, चाहे वो पीछे ट्रू हो। ये एंड कंडीशन के अंदर एक शुरू में ही फॉल्स दिख गया तो आगे की कंडीशन चेक भी नहीं करता, जिसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इस वजह से हम एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। एंड मीन्स ऑल कंडीशन आर ट्रू, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और मतलब कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई ना तो ऐसी ये शॉर्ट सर्किट के अंदर ये ट्रू और फॉल्स है, अगर यहाँ पे एक बार ट्रू हो गया ना तो ये फॉल्स को चेक भी नहीं करेगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट दूसरा, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे, ठीक है। जाते हैं मल्टीपल वेयर कंडीशन आर लिंक्ड बाय एंड और यानी कि हम बहुत सारी मल्टीपल वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो है ना ये ऑर्डर डिसाइड करता है। ऑर्डर होती है दो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है। जो हमने पहले ऑर्डर पढ़ा था ना वो रिलेशनल अलजेब्रा का देखा था। अब यहाँ पे जो है ना वो एसक्यूएल के ऊपर बात करें। डिफाइंस हाउ द रिकॉर्ड्स आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी सॉर्टेड, मस्ट बी इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू बी ऑर्डर बाय, ठीक है। आपको पता है ये सॉर्टेड के अंदर हम एल्गोरिथम यूज कर रहे थे, एल्गोरिथम के अंदर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो यहाँ पे क्या है ना हमने पहले से ही एक कीवर्ड है, यानी कि ऑर्डर बाय से हम पहले से ही टेबल को ऑर्डर में लग सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे तो हम ये कीवर्ड यूज करेंगे DESC, और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा सिंटैक्स, सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम, और कॉलम के बाद यहाँ पे देखिए SC लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, DSC लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये इसकी कीवर्ड है। फिर आते हैं ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन क्या करता है ना, अब जैसे कि हम पे डेटा के बीच में ना बहुत सारी लोकेशन, जैसे कि एक एक सपोज करो कि हमारी टेबल है उसके अंदर लोकेशन है भोपाल, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, फिर भोपाल, ठीक है। तो हमारे पास डेटा ना बहुत सारा भोपाल का हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं भोपाल यानी कि स्टेट वाइज अगर किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कह दिया कि भोपाल का ना सारा डेटा एक बारी में दे दो, मतलब भोपाल को ग्रुप बना दो, दिल्ली का अलग ग्रुप बना दो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो पीपल्स होते हैं उनका भी अलग ग्रुप बन जाते हैं, अगर कोई दिल्ली का तो दिल्ली के साथ मिल जाएगा, मुंबई के साथ मुंबई के साथ। तो यहाँ पे ग्रुप फंक्शन का एक कीवर्ड है, जिस वजह से हम परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स पे हम उस परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। जैसे कि हम कहें कि भोपाल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो अब यहाँ पे अलग अलग थी, यहाँ पे लिखा था कि भोपाल का जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे 3 लाख पॉपुलेशन थी, यहाँ पे 4 लाख पॉपुलेशन थी। अब हमने ये भोपाल पे ऑपरेशन लगा दिया तो टोटल 7 लाख लेके दे देगा, क्योंकि हमने एक ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये क्या आता है, ऑल नॉन ग्रुप एलिमेंट्स इन सेलेक्ट स्टूडेंट मस्ट बी इन द ग्रुप बाय क्लोज, ठीक है। हमारे पास ग्रुप बाय क्लोज होता है ये, ठीक है। ये कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू एलिमेंट, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल। अगर हमें कोई भी वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो हम ये इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। एक कीवर्ड है इंसर्ट इनटू, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। वैल्यूज को हम दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो हम वैल्यूज लिख के इस ऑर्डर में हमने डेटा में टेबल में चीजें एट्रीब्यूट लिखे ना उस टेबल में हम लिख दे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, हमने कॉलम 1 कॉलम 2 पहले बता दिया कि हम इस कॉलम में ये वाली वैल्यू बनने वाला है, तो यानी कि कॉलम 1 के अंदर वैल्यू 1 जाएगी, कॉलम 2 के अंदर वैल्यू 2 जाएगी यहाँ पे। ये है हमारा सिंटैक्स। फिर आता है अपडेट स्टेटमेंट, यूज टू अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो ये क्या करेगा, ये टेबल्स में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि टेबल को अपडेट करने के लिए। सिंटैक्स आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट है इसका कीवर्ड, अपडेट टेबल नेम, और यहाँ पे सेट इसका दूसरा कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे सेट लिखना जरूरी है कि हमें कॉलम 1 के अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है, तो यहाँ पे सेट लिखेंगे तब जाके हमारे ये अपडेट और सेट मिलके कीवर्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेयर, जो कि क्लोज हमने पढ़ लिया, वेयर क्लोज हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। नोट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था वेयर क्लोज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड और रिकॉर्ड दैट कुड बी अपडेटेड, वेयर क्लोज इज ओमिटेड ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड, ठीक है। ये हमारा वेयर क्लोज का काम है। फिर आता है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट का कीवर्ड है डिलीट, ठीक है। यूज टू डिलीट रोज इन अ टेबल, इससे क्या कर सकते हैं हम रोज डिलीट कर सकते हैं, या फिर रोज बोलो या टपल्स बोलो, ठीक है। आप पता होगा रोज को टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कॉलम इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। कोई कंडीशन लगा के उस चीज को डिलीट करना चाहो तो डिलीट करेंगे। फिर आता है हमारा लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या कहता है, इज यूज इन ए वेयर क्लोज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न इन अ टेबल। अगर हमारा जैसे कोई पैटर्न है, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा जैसे हम लिखते हैं लाइक एम और ये परसेंटेज का सिंबल, तो यानी कि जो इस पैटर्न से मैच करेगा ना उस सबको डिलीट कर देगा जो भी एम से स्टार्ट होता है। अगर मैंने लिखा वेयर
ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट लिखा था किसी एफ नेम में यानी कि फर्स्ट नेम में। अगर किसी का फर्स्ट नेम एम से स्टार्ट होता है ना, सबको डिलीट कर देगा, इसलिए लाइक ऑपरेटर, ठीक है, लाइक ऑपरेटर के साथ हम वेयर क्लोज को सर्च कर सकते हैं कोई स्पेसिफाई पैटर्न को ढूंढने के लिए या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सिंटैक्स ये होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न, ठीक है, जो पैटर्न हमें चाहिए वो लाके दे देगा, अगर हमें उसे हटाना तो वो हटा भी सकते हैं, ठीक है। कहता है इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर क्या कहता है, अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन ए वेयर क्लोज। सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम और वैल्यू को हम डाल सकते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम मैंने यहाँ पे चेक कर दिया कि स्टूडेंट यानी कि मैं कोई रोल नंबर चेक कर रहा हूँ, उस रोल नंबर इसमें कैटेगरी में लाई कर रहा है कि नहीं, तो उससे हमें ये इन क्लोज हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर बिटवीन, बिटवीन के साथ या फिर बहुत चीज़ों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर क्या कहता है, सेलेक्ट वैल्यूज विद इन अ रेंज। एक रेंज हमने सेलेक्ट कर ली कि हमें सैलरी निकाल के दे दो कि बिटवीन 2000 के बीच में अगर मेरे को कोई सैलरी निकाल के देनी है किसी की, तो मैं बिटवीन ऑपरेटर यूज करूंगा। द वैल्यूज कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट्स, कुछ भी हो सकता है। सिंटैक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन, इसका कीवर्ड है बिटवीन वैल्यू वन एंड, बिटवीन के साथ एंड और आएगा, वो दोनों की वैल्यू के बीच की हम एक रेंज निकाल सकते हैं। फिर आता है एलियासिस, एलियासिस क्या कहता है, एसक्यूएल एलियासिस यू टेम्पररी रीनेम। आपको पता होगा हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो रो था ना, वो रीनेम के लिए यूज होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एलियास वो रीनेम के लिए यूज होता है, हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं उसकी हेडिंग से, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी, एसक्यूएल एनालिसिस यूज्ड टू गिव डेटाबेस टेबल और कॉलम इन ए टेबल आर टेम्पररी नेम, एक कोई टेम्पररी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको देना है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, बेसिकली एलियास आर यूज्ड टू मेक कॉलम नेम्स मोर डिटेबल। इससे क्या हो सकता है ना, हमारे जैसे कि टेबल का नाम एम्प्लॉय था, है ना, मैं टेबल के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक एट्रीब्यूट के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय नेम था, अभी इतना बड़ा एट्रीब्यूट का नाम था, हमने क्या करा, हमने अपने हिसाब से समझने के लिए एम्प्लॉय नेम को एज, ठीक है, एन लिख दिया, ठीक है, एन लिख दिया उस कॉलम का नाम और एज एम्प्लॉय नेम, तो इससे क्या होगा, ये एम्प्लॉय नेम का एक नेम हो गया, छोटा बना के हमने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। सिंटैक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम एज, एज लिखना बहुत जरूरी है, ये इसका कीवर्ड, एलियास नेम फ्रॉम टेबल एज एलियास नेम, यानी कि जिसको हमने चेंज करके लिखना है उसका नाम, और जो नाम हमें चाहिए उसका नाम, या तो हम वो कर सकते हैं। फिर आता है ज्वाइनिंग टेबल, ज्वाइनिंग टेबल में इसमें ऑपरेशन हो सकते हैं कि हमें टेबल को जब ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यहाँ पे भी ज्वाइनिंग टेबल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए करेंगे, ठीक है। जॉइन बिटवीन टेबल्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन प्राइमरी और फॉरेन कीज, प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज कंडीशन को मैच करके हम टेबल को ज्वाइन कर रहे थे, अभी हमने देखा रेफरेंसेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेक श्योर जॉइन बिटवीन ऑल स्टेटमेंट इन द फॉर्म क्लोज एग्जिस्ट, यहाँ पे एक एग्जिस्ट नाम का क्लोज आना चाहिए, ठीक है, वो चेक करेगा कि ये जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस कंडीशन को मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ट्रू कर देगा वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। लिस्ट जॉइंस बिटवीन टेबल बिफोर अदर सिलेक्शन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब जॉइंस के हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन। तो जो फुल आउटर जॉइन है वो देख सकते हो आप, इन दोनों का सुपर सेट है, यानी कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन के अंदर आप देख सकते हो ये लेफ्ट, लेफ्ट जो हमारा होगा ना सेट का, ठीक है, वो हमारे को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वाली टेबल जो होगी ना, जो टेबल लिखी होगी लेफ्ट ज्वाइन करके, वो हमें रिटर्न कर देगी राइट के अंदर, राइट वाली रिटर्न कर देगी, ठीक है। अब देख सकते हो इट रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विद द मैचिंग रोज इन द राइट टेबल, ठीक है। द रिजल्ट इज नल इन द राइट साइड व्हेन देयर इज नो मैच, ठीक है। तो लेफ्ट के सारी टेबल के सारी रोज आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट में राइट की सारी रोज आएंगी, ठीक है। इट रिटर्न्स ऑल रोज ऑफ द राइट टेबल विद द मैचिंग रोज इन द लेफ्ट टेबल, ठीक है। द रिजल्ट इज नल इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर कोई चीज मैच नहीं कर रही होगी ना, वहाँ पे नल भर देगा, ठीक है, वहाँ पे नल वैल्यू चली जाएगी, वो सेम केस इसमें होगा। पर लेकिन इसमें लेफ्ट के सारी वैल्यूज आएंगी, यानी लेफ्ट की सारी टपल्स आएंगी, अगर वो मैच नहीं कर रही होगी तो वहाँ पे नल चली जाएगी वैल्यू, राइट की राइट वाले में, ठीक है। ऐसी सेम इसमें लेफ्ट में चली जाएगी, तो ये इसका सुपर सेट है फुल आउटर जॉइन, ठीक है, इसमें दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब आती है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के ऊपर, ठीक है। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट में पहले आता है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ टेबल, ठीक है। जो एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट है वो हमें रूल्स, जो डेटा के अंदर हम रूल्स यूज करेंगे ना, वो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट होते हैं। इफ देयर इज एनी वॉयलेशन, अगर उस रूल्स को वॉयलेट करते हैं तो हमें डेटा एक्शन, द एक्शन इज अबॉर्टेड बाय द कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो वो एक्शन को अबॉर्ट कर दिया जाएगा कंस्ट्रेंट के जरिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड इनसाइड द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड इनसाइड द ऑल्टर टेबल, ठीक है। तो ऑल्टर जो कमांड होती है ना, अगर लेट से हमने जब टेबल को क्रिएट किया था हम भूल गए थे उसको प्राइमरी की बनाना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड से अंदर ना, ऑल्टर कमांड के जरिए हम कोई
कोई जैसे कोई हमने नया ऑल्टर रोल नंबर जब हमने टेबल बनाई थी, जब हमने लिखना भूल गए थे रोल नंबर को प्राइमरी की, तो हम यहाँ पे ऑल्टर रोल नंबर के साथ में यहाँ पे प्राइमरी की लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टर कमांड का यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट में अगर कुछ चीज रह गई है ना, वो ऑल्टर करके हम यूज कर देंगे, जैसे कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट मेंटेन रहे। इन एसक्यूएल वी हैव द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल। ठीक है, नॉट नल क्या है कि अगर प्राइमरी की, जैसे हमने देखा था प्राइमरी की में कभी भी हम नॉट नल वैल्यू डालेंगे, तो ये हमारा ये कंस्ट्रेंट में नॉट नल क्या है, इंडिकेट दैट ए कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू। जैसे कि प्राइमरी की हमारा कभी भी नल वैल्यू नहीं डालेगी, तो हम ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रेंट हो गया। इट एनफोर्स ए field to always contain a null, contain a some value, यानी कि कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दिस मीन दैट one cannot insert a new record or update a record, insert a new record or update a record without adding a value to the field। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है बी यूनिक, यानी कि यूनिक और प्राइमरी की दोनों में फर्क है। जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक प्लस नॉट नल होती है, ये ध्यान रखना है। यूनिक क्या, यूनिक कोई भी कॉलम हो सकता है, अगर हमने उसमें नल वैल्यूज आ सकती है, ये ध्यान रखना, यूनिक के अंदर नल वैल्यूज आ सकती है। या पर यूनिक प्लस दोनों, अगर ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, एंश्योर दैट ईच रो ऑफ कॉलम मस्ट हैव यूनिक वैल्यू। ठीक है, ये और यानी ये पूरे पूरे रो की बात कर रहा है, पूरे की रो में जो होगी ना, पूरे रो में, रो के अंदर वैल्यूज जो होगी वो यूनिक होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रिडंडेंसी आनी नहीं चाहिए। यूनिक एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बोथ प्रोवाइड अ गारंटी फॉर यूनिकनेस फॉर ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम। ठीक है, ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली हैज ए यूनिक कंस्ट्रेंट इनसाइड ओनली। ठीक है, अब हमारा नोट आ जाता है, यहाँ पे लिखा है, नोट में लिखा है देयर माइट बी मैनी यूनिक कंस्ट्रेंट पर टेबल बट ओनली वन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पर टेबल। ठीक है, तो हमारे यूनिक कंस्ट्रेंट बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कंस्ट्रेंट एक ही हो सकता है टेबल के अंदर। प्राइमरी की के अंदर देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉट नल एंड यूनिक, यानी कि दोनों होना प्रेजेंट होना जरूरी है। एंश्योर दैट ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम हैव एन यूनिक आइडेंटिटी व्हिच हेल्प टू फाइंड ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, इस एक प्राइमरी की से हम पूरा का पूरा एक डेटा को फैच कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि आप किसी कॉलेज में जाओगे, रिसेप्शन में जाके सिर्फ एनरोलमेंट नंबर बताओगे, वो पूरा का पूरा स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये प्राइमरी की। फॉरेन की है, फॉरेन की दो टेबल को जोड़ने का काम करती है, एंश्योर द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इन वन टेबल टू मैच वैल्यूज इन अनदर टेबल। ठीक है, फिर आता है चेक। चेक क्या करता है, चेक पे हम कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई टेबल के अंदर हमें चेक कर रहे हैं कि चेक करो कि जो सैलरी है ना, चेक सैलरी इज मोर देन 3000। ठीक है, 30,000। ठीक है, ये अगर हमें चेक कंडीशन है, ये हमारा यूज कर सकते हैं हम जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर कंडीशन के अंदर। एंश्योर दैट द वैल्यू इन ए कॉलम मींस ए स्पेसिफिक कंडीशन, उसकी कंडीशन हमेशा मेंशन करनी पड़ेगी जब हम टेबल में यूज करेंगे चेक कंडीशन। इट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस इन ए कॉलम। ठीक है, फिर आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है, हमारे को जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो हमें एक डिफॉल्ट कंडीशन लेके चलनी है, जैसे कि कोई, जैसे कि प्राइमरी की में मैंने बताया नल वैल्यूज कभी नहीं आ सकती, तो हम क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, पर हमें डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक कॉलम मतलब रेंज में चल रहा होता है। पर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि टेबल के अंदर जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तब हम कोई डिफॉल्ट कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, सिंटैक्स देख सकते हैं, टू ऐड ए कॉलम इन ए टेबल, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कॉलम को हम बाद में ऐड कर सकते हैं, टू डिलीट कॉलम करना हो तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, ड्रॉप करते हुए पूरा का पूरा टेबल से वो कॉलम गायब हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई स्पेस भी नहीं होगा, कुछ नहीं, सब पूरा टेबल गायब हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी टेबल है, तो अगर हमने यहाँ पे ड्रॉप करना ना इस कॉलम को, तो ये पूरा का पूरा कॉलम इस टेबल से हट जाएगा। ठीक है, ड्रॉप। आते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें सैलरी वैली कभी कभार हमें सम में और हमें कैलकुलेशन करके निकालनी होती है, तो ये हमारी एग्रीगेट फंक्शन उसमें हेल्प करती है। ठीक है, हमें खुद से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न द सेम वैल्यू एनी टाइम दे आर कॉल्ड बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट वैल्यू। ठीक है, कुछ इनपुट वैल्यूज पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड एट एक्सप्रेशन ओनली सेलेक्ट लिस्ट ऑफ ए सेलेक्ट आइदर ए सब क्वेरी और एन आउटर क्वेरी। देखिए आउटर क्वेरी क्या है और सब क्वेरी क्या है। देखिए आउटर क्वेरी इसलिए क्योंकि जो एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल के अंदर हम नेस्टेड क्वेरी यूज करते हैं, यानी कि क्वेरी जो होगी ना, क्वेरी पहली क्वेरी होगी, उसके अंदर दूसरी क्वेरी होगी, ये हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। तो ये आउटर फर्स्ट क्वेरी, तो हमेशा पहली प्रायोरिटी हमारी आउटर क्वेरी को होती है, फिर हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है इनसाइड क्वेरी को। लेकिन जब रन की बात होती है, रन सबसे पहले हमारी ये वाली करेगी जो कि इनसाइड क्वेरी होगी। ठीक है, तो इसलिए आउटर क्वेरी, ठीक है, सेलेक्ट कंडीशन बाद में हमें उसमें से निकाल के दे देगा। हैविंग क्लोज क्या, हैविंग क्लोज के अंदर हैविंग क्लोज हम ग्रुप के साथ लगाते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय और हैविंग, जैसे कि हम वेयर क्लोज हम उसके साथ लगाते हैं सेलेक्ट के साथ, तो यहाँ पे हम हैविंग क्लोज यूज करते हैं।
ठीक है। अब हम एग्रीगेट फंक्शन देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में पहला आता है एवरेज। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ एन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने बताया, जैसे कि हमें किसी एवरेज ऑफ सैलरी निकालनी है एम्प्लॉइज की, तो हम ये लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये हमारा सिंटेक्स हो गया। फिर आता है काउंट। हमें किसी चीज की काउंट करनी है, जैसे कि हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेज काउंट करने के लिए यहाँ काउंट स्टार लिख देंगे, तो टेबल के अंदर रोज काउंट कर देगा। ठीक है, द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस ए स्पेसिफिक कैटेगरी क्राइटेरिया। ठीक है, काउंट क्या है, अगर हमें किसी कॉलम नेम के अंदर काउंट वैल्यू को यूज करना हो तो हम ये काउंट कैसे करेंगे, इट रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज, नल वैल्यूज विल नॉट बी काउंटेड ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम। जैसे कि हमारे पास कोई कॉलम है, उसके अंदर हमें कोई नल वैल्यू दे रखी है 1 2 3, तो ये काउंट करके देगा 3, ये नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ नल का बहुत स्पेसिफिक रोल है, कहीं पे काउंट करेगा कहीं पे नहीं करेगा। ठीक है, चीजें या इसका सेलेक्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, काउंट स्टार का रोल बता दिया, काउंट स्टार से हमारे पूरे नंबर ऑफ रोज निकल के आ जाएगी। फिर आता है काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि थ्री थ्री दो बार रिपीट हो रही हो, वैल्यू अगर रिपीट होती हो, ये सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू को ही काउंट करेगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 यानी कि 3 ही करेगा, ये इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेगा। तो ये अब हमें लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम। ठीक है, डिस्टिंक्ट मैंने आपको बता दिया क्या था। ठीक है, अब ये जो है फंक्शन, ये आप देख सकते हो मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये इसका है सिंटैक्स। फिर है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। द मिन फंक्शन रिटर्न द स्मॉल वैल्यू टू द सेलेक्टेड कॉलम, यानी कि सेलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, फिर आता है सम। सम क्या करेगा, तो उसका पूरा सम निकाल के दे देगा। ठीक है, फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। ठीक है, सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, सिंटैक्स ये था। लेन क्या है, लेंथ, लेंथ निकालने के लिए था। लेन फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द वैल्यू इन ए टेक्स्ट। ठीक है, अगर टेक्स्ट के अंदर कितनी लेंथ ऑफ वैल्यू है वो रिटर्न करवाना हो तो ये करना है। जैसे कि सेलेक्ट लेन करूंगा, कॉलम नेम लिख दूंगा, वो रिटर्न करके देगा कि उस कॉलम के नेम की कितनी लेंथ है। ठीक है, आता है हैविंग क्लोज। द हैविंग क्लोज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कुड बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लोज का हमने यूज किया गया। ठीक है, फिर आता है ग्रुप बाय स्टेटमेंट। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप ए रिजल्ट बाय वन और मोर ऑपरेशन। मैंने बता दिया आपको, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दे दिया था ग्रुप बाय का। ठीक है, अब ये हमारा खत्म होता है चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 आता है हमारा फाइल स्ट्रक्चर एंड बी प्लस सी। देखिए, जब हम बी और बी प्लस टीज की बात करेंगे, वहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिकली पता होना चाहिए कैसे बनाना है बी और बी प्लस टी। ठीक है, बाकी तो ये थोड़े फॉर्मूले ये आपको पहले पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको इंडेक्स फाइल दे रखी होगी, जैसे आपको इंडेक्स टेंस पूछेगा, तो ये सब चीज पूछेगा, तो आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि ब्लॉकिंग फैक्टर, ब्लॉकिंग फैक्टर होता है ब्लॉक साइज डिवाइड बाय रिकॉर्ड साइज, और जो की होती है फ्लोर वैल्यू पे। फिर आते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड ब्लॉक। अगर मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड ब्लॉक निकालने तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइड बाय ब्लॉकिंग फैक्टर, और यहाँ पे देखिए ये सील वैल्यू है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कब सील लेना है और कब हमें फ्लो लेना है। क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क में अगर डेटा हमारे जो ब्लॉकिंग फैक्टर, जैसे लेट से हमारे पास 2.3 आ रही है, तो आपको पता है कि हम 2.3 कभी भी डिस्क के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सील वैल्यू लेनी पड़ेगी। मतलब सील वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमें फ्लोर वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 2, कि हम इससे मेमोरी से ज़्यादा स्टोर ही नहीं कर सकते। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, कब हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है, कब सील वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब हमेशा अपने हिसाब से फ्लोर और सील वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर एक मेमोरी होगी। अगर आप यहाँ पे सील वैल्यू ले लेते हो तो क्या आता है 3, और 3 कभी भी इस ब्लॉकिंग फैक्टर में नहीं मतलब ब्लॉक में नहीं आ सकता, लेट से उसका ब्लॉक साइज 2 हो तो। ये है हमारे सीलिंग और फ्लोर का काम इसके अंदर। ठीक है, फिर आते हैं एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेप्ट बाय लीनियर सर्च। अगर हम लीनियर सर्च से किसी एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ब्लॉक डिवाइड बाय 2 करेंगे। लेकिन यहाँ देखना सील फंक्शन। ठीक है, फिर आता है एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेप्ट बाय बाइनरी सर्च। अगर हमें बाइनरी सर्च से ये एडजस्ट करनी है तो आएगा लॉग बेस 2। ठीक है, और ये है हमारा सील फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं एल्गोरिथम का रोल इसलिए बढ़िया बन जाता है इसके अंदर, क्योंकि हमारा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च की दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम यूज कर रहे थे, वो हमारा यहाँ पे आ, है। ठीक है, फिर आता है इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल क्या आता है, इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर। पहला आता है नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ब्लॉक्स प्लस 1 होगा डिवाइड बाय 2 करके उसको किल किल के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट सिंगल लेवल इंडेक्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेवल इंडेक्स बनते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करते हैं, पहले हमें किसी फाइल के अंदर हम उसके प्राइमरी की को स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम दूसरी मेन के अंदर बाकी का डेटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे सिंगल लेवल मल्टी लेवल इंडेक्स बनते हैं। तो आपको पता चले सिंगल लेवल इंडेक्स के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ब्लॉक डिवाइड बाय इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर, जो कि सील वैल्यू में। फिर आता है नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस करना है, तो लॉग बेस्ड फर्स्ट लेवल इंडेक्स ब्लॉक, और फिर सील वैल्यू में जो आंसर आएगा उसमें +1 करते हैं। ठीक है, फिर इंडेक्स टाइपिंग मैंने बता दिया। सिंगल लेवल इंडेक्स होता है जिसमें आता है प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स होता है कि ऑर्डर विद की फील्ड, यानी कि की फील्ड के अकॉर्डिंग उसको हम भरेंगे। ठीक है, उस पास होता है। या तो ऑर्डर विद नॉन की,
फिर हमारा सेकंड इंडेक्स होता है ऑर्डर विद आइदर की और नॉन की। ये हमारा सिंगल लेवल इंडेक्स पे आता है। मल्टी लेवल इंडेक्स, मल्टी लेवल इंडेक्स में आता है इंडेक्स सिक्वेंशियली एक्सेस मेथड, इसके अंदर बी ट्री और बी प्लस ट्री आती है। थोड़ा सिंगल लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। सिंगल लेवल के अंदर आता है डेंस इंडेक्स, डेंस इंडेक्स। ठीक है, डेंस इंडेक्स और ये स्पार्स इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेंस इंडेक्स क्या होता है? डेंस इंडेक्स होता है फॉर एवरी डेटाबेस डेटा रिकॉर्ड देयर एक्सिस्ट एंट्री इन द इंडेक्स फाइल। ठीक है, यानी कि उसकी जो इंडेक्स फाइल की जो एंट्री होगी ना वो उसके अंदर पहले से होगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डेंस इंडेक्स। नंबर ऑफ डेटा बेस रिकॉर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन द इंडेक्स फाइल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एंट्रीज होगी ना इंडेक्स फाइल में इक्वल टू होगी नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड की। कहता है स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स कहता है फॉर सेट ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड देयर एग्जिस्ट सिंगल एंट्री इन द इंडेक्स फाइल। ठीक है, एक सिंगल एंट्री होगी इंडेक्स फाइल के अंदर। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल एंट्रीज इज लेस देन नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड। ये स्पार्स इंडेक्स का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल एंट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटाबेस ब्लॉक्स होने चाहिए। फिर आते हैं हमारे सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और ये हमारा थर्ड आता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या कहता है? सर्च की शुड बी यूज्ड टू फिजिकली ऑर्डर द डेटाबेस। ठीक है, सर्च की इज नोन की होनी चाहिए। ठीक है, जो हम सर्च कर रहे हैं वो नोन की होना चाहिए। नोन की मतलब वही जैसे हमने प्राइमरी की देखा था वैसी। ठीक है, एट मोस्ट वन क्लस्टरिंग इंडेक्स इज पॉसिबल। ठीक है, एक क्लस्टरिंग इंडेक्स ही पॉसिबल है। सिंगल लेवल इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ओवर नोन की फील्ड डिवाइड बाय इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर, वो क्या आएगा सील में। ठीक है, और प्लस वन। फिर आता है नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस लोग बेस टू सिंगल लेवल इंडेक्स ब्लॉक, फिर सील में प्लस वन। फिर आता है हमारा सेकंड इंडेक्स। ठीक है, प्राइमरी इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स दो होते हैं। सेकंड इंडेक्स में क्या है? सर्च की इज यूज्ड ऑन ऑर्डर द डेटाबेस फाइल। ठीक है, सर्च की इज प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की हो सकती है। ठीक है, डेंस इंडेक्सिंग इज यूज, यहाँ पे होता है जो डेंस इंडेक्सिंग यूज होता है जो अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस करने के लिए लोग बेस टू सिंगल लेवल इंडेक्स ब्लॉक और डिवाइड, मतलब कि इसका आएगा सील प्लस वन। ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर सेम फॉर ऑल इंडेक्सेस। क्या आता है? मल्टी लेवल इंडेक्स। ठीक है, सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है। तो मल्टी लेवल इंडेक्स कहता है कि सेकंड लेवल इंडेक्स इज ऑलवेज स्पार्स। ठीक है, और लेवल वन यानी कि मैंने बताया ना आपको, ये फर्स्ट लेवल हो जाएगी फिर सेकंड लेवल हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग हम ऐसे ही डेटा को स्टोर कर देंगे। ठीक है, लेवल वन क्या है? फर्स्ट लेवल इंडेक्स ब्लॉक कंप्यूटेड बाय इंडेक्स। तो हम जो फर्स्ट लेवल है ना वो आसान है सर्च कर पाना, क्योंकि उस पर जो होगी ना वैल्यू वो इंडेक्स वैल्यू की रिटर्न होगी। ठीक है, रिटर्न से हम निकाल सकते हैं। लेवल टू में क्या? नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन लेवल वन डिवाइड बाय इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर है। तो हमें क्या इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर से उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम नंबर ऑफ ब्लॉक निकाल पाएंगे इन लेवल वन से। फिर आता है लेवल एन। ऐसी करके हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन लेवल n माइनस वन, यानी कि एक कम का हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेवल चाहिए डिवाइड बाय इंडेक्स ब्लॉकिंग फैक्टर चाहिए, और वो इक्वल टू वन। ठीक है, ये था हमारा सेकेंडरी लेवल इंडेक्स का। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ लेवल्स इक्वल टू n, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू, ये है हमारा सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन लेवल आई, यानी कि जितने हमारे ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स यानी कि मैं बताता हूँ, जो हमारा ये होगी ना फाइल, तो इसके अंदर जो ये डिवाइड हो रही है ना ये होते हैं ब्लॉक्स। ध्यान रखना आपको। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस इक्वल टू n प्लस वन, यानी कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स अब हम एक्सेस करेंगे ना वो होगा n प्लस वन के बराबर। फिर आता है हमारा बी। बी ट्री को बोलते हैं बेस और बैलेंस सर्च ट्री। ठीक है, बैलेंस सर्च ट्री इसके अंदर रूट नोड होते हैं, उसके टू टू एन चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, यानी टू टू एन चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे ये इसके चिल्ड्रन काउंट होंगे, जैसे यहाँ पे इसके थ्री चिल्ड्रन है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल नोड होती है, इंटरनल नोड वो होती है इसके इसके कोई ना कोई चाइल्ड होगा। ठीक है, फिर होते हैं दूसरे लीफ नोड। लीफ नोड आर ऑल एट सेम लेवल। ठीक है, ये होती है हमारी लीफ नोड। यहाँ पे हो जाएगी ये इंटरनल नोड, क्या हमारा रूट नोड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज होता है पी इंटू साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस वन इंटू साइज ऑफ प्लस साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर। ये हमारा ब्लॉक साइज निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स। अगर हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है वन प्लस पी बाई टू रेज टू द पावर एच माइनस वन डिवाइड बाय पी बाई टू माइनस टू। यह मिनिमम नंबर ऑफ नोट निकलना है। ठीक है, बाकी आपको सिंपल है, इतना कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो अगर आपको बी ट्री होगा ना, बी ट्री का ऑर्डर गिवन होगा, जैसे कि जो उसका ऑर्डर, लेट से हमारे पास ऑर्डर इक्वल टू फाइव है, तो उसके अंदर मैक्सिमम चिल्ड्रन जो है ना, उसके मैक्सिमम चिल्ड्रन वो होंगे एन माइनस वन, यानी कि फोर। और मैक्सिमम जो डेटा आ सकता है ना उसके अंदर वो होंगे फोर। ठीक है, मैक्सिमम चिल्ड्रन इसके होंगे एन, सॉरी सॉरी, मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे इसके फाइव, मैक्सिमम डेटा आएगा फोर। और अगर हमें मिनिमम चिल्ड्रन निकालने हैं ना, मिनिमम चिल्ड्रन होंगे इसके फाइव बाई टू, जो कि होगा हमारा सील में। ठीक है, तो यानी कि हो गया थ्री। ठीक है, और मिनिमम डेटा
इक्वल टू 3 - 1 जो कि होता है 2। बस ये सब चीज़ आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, इतना फॉर्मूले का आपको जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है तो मैं इसलिए आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए पी एच प्लस वन एच टू द पावर एच प्लस वन माइनस वन और डिवाइड बाई पी माइनस वन, ठीक है। और ये क्या है, मिनिमम पॉसिबल हाइट। यहाँ पे जो पी है ना, पी हमारा ऊपर से निकला था, आपको ध्यान में होगा ब्लॉक साइज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आता है मिनिमम पॉसिबल हाइट, वो होता है log p, यानी कि log बेस p और l। एल जो होगा हमारा नंबर ऑफ लीव्स होगा। फिर आते हैं मैक्सिमम पॉसिबल हाइट होगा 1 + log बेस बाई टू और एल बाई टू, ये होगा हमारा बी ट्री के लिए। फिर आता है हमारा बी प्लस टी। बी प्लस टी का इट इज सेम एज बी ट्री, ऑल द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एट लीव, ठीक है। इसमें भी सेम तरीके से होगा। इट अलाउड बोथ रैंडम एंड सीक्वेंशियल एक्सेस बट इन बी ट्री ओनली रैंडम एक्सेस अलाउड, ठीक है। बी ट्री के अंदर ओनली रैंडम एक्सेस अलाउड है, जबकि ये सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकता है, सिक्वेंशियली और रैंडम दोनों, ठीक है। यानी कि अगर कोई वैल्यू हमें सर्च करनी है तो ये सिक्वेंशियली भी 1 by 1 भी सर्च करेगा और रैंडमली भी अगर हमें कोई सर्च करनी है तो ये हमें हेल्प करता है बी प्लस टी। ऑल द लीफ नोट्स आर कनेक्टेड टू नेक्स्ट लीफ नोट बाय ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। ब्लॉक पॉइंटर से सब कनेक्ट होती है। एवरी लीफ नोट हैज वन ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। हर लीफ नोट के पास एक ब्लॉक पॉइंटर होता है। द ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ नोट्स होता है पी इंटू साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस वन इंटू साइज ऑफ की फील्ड की लेस देन इक्वल टू होता है ब्लॉक साइज के। ऑर्डर ऑफ लीफ नोट की बात की जाए तो पी लीफ माइनस वन इंटू साइज ऑफ की फील्ड प्लस साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस पी इंटू साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर जो कि लेस देन इक्वल टू होता है ब्लॉक साइज, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ये था हमारा बी और बी प्लस टी। अब आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है, जो कि ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। अब क्या होता है, ये चैप्टर हमें इसलिए जरूरत है पढ़ने का क्योंकि देखिए हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि डेटाबेस के अंदर, तो उसमें हमें क्या है, हमें कंसिस्टेंट मेंटेन रखना पड़ेगा डेटाबेस को, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमें ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले आता है ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज, होता है एसिड। एसिड का मतलब होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेशन। एटॉमिसिटी मतलब होता है इन एग्जीक्यूट ऑल द ऑपरेशन और नन, या तो ऑपरेशन सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बैंक से अगर आपने पैसे निकाले तो या तो पूरे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपके पैसे बीच में बैंक कहीं और अटक जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमें मेंटेन रख के चलना डेटाबेस के अंदर। कंसिस्टेंसी क्या आती है, डेटाबेस शुड कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर जब किसी को पैसे दिए थे तब आपके पैसे, और आपने जब बाद में जब आपके पैसे कटे तो वो दोनों की कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके पास जिसके पास आपने पैसे भेजे वो पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। फिर आता है आइसोलेशन, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन, ठीक है। हम एक के बाद एक ट्रांजेक्शन भी करते हैं, तो ये नहीं कि दोनों के चक्कर में हमारी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ये आइसोलेशन होता है। ड्यूरेबिलिटी का आफ्टर कमिट इफेक्ट और ट्रांजेक्शन शुड परसिस्ट, यानी कि अगर किसी तरीके से अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए और बैंक में लग जाती है आग, तो अब बैंक ये नहीं कह सकता कि भाई आपके पैसे तो गए नहीं, तो ये होती है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। आफ्टर कमिट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन शुड परसिस्ट, ठीक है। अगर आपने एक बार कमिट कर दिया ना तो उसके बाद ट्रांजेक्शन पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं शेड्यूल। शेड्यूल्स होते हैं सीक्वेंस दैट इंडिकेट द क्रॉनिकल ऑर्डर इन विच सेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूट, ठीक है। सीक्वेंस में जब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी तो उसको बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में आते हैं सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल क्या था, आफ्टर कमिट ऑफ वन ट्रांजैक्शन बिगिंस अदर ट्रांजैक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स विद एन ट्रांजैक्शन इज एन फैक्टोरियल नो इनकंसिस्टेंट, ये होते हैं हमारे सीरियल शेड्यूल्स। फिर आते हैं हमारे कॉन्करेंट शेड्यूल्स। कॉन्करेंट शेड्यूल्स कहते हैं साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर कंस्ट्रक्शन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर ये टी वन है और ये टी टू है, दो ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, रीड राइट रीड, तो इसके बाद जब ये ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो जाएंगे ना तो यहाँ पे ये होगा हमारे दूसरी दूसरी ट्रांजैक्शन पे फिर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। लेकिन आपको पता है रियल लाइफ में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस वजह से कॉन्करेंट शेड्यूल्स का ही हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले सीरियल या तो हमें उन्हें बनाना पड़ेगा या नहीं है तो फिर हमें उस पर ऑपरेशन देखना पड़ेगा कि क्या क्या हम लगा सकते हैं। फिर आता है मे रिजल्ट इनकंसिस्टेंट। कॉन्करेंट शेड्यूल के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है क्योंकि साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शन एक साथ परफॉर्म हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, बेटर थ्रूपुट एंड लेस रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। ये हमने थ्रूपुट और लेस रिस्पॉन्स टाइम हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखा था कि हम ऑपरेटिंग थ्रूपुट कैसे बढ़ा सकते हैं जब हम सीपीयू पे हम ज़्यादा का ज़्यादा वर्क दे रहे थे, ठीक है। थ्रूपुट और हम लेस रिस्पॉन्स टाइम भी कम कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सीपीयू को वेट कराना पड़ रहा है जब तक एक ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पे क्या है सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा था, इस वजह से हमारा थ्रूपुट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इस वजह से बेटर थ्रूपुट होता है कॉन्करेंट के अंदर। मेंटेन कंसिस्टेंसी ट्रांजेक्शन शुड सेटिस्फाई एसिड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट दो तरीके होते हैं, डब्ल्यू आर और आर डब्ल्यू, ठीक है। रीड रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, यानी कि डब्ल्यू जब कोई ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है
उसको वो रीड कर रहा है बिना उसने कमिट किए, यानी उसने उसको कमिट नहीं किया, वो बाद में जाके डेटा को चेंज कर देगा, लेकिन इसने पहले से रीड कर लिया, तो ये होता है अनकमिटेड रीड। तो इसको बोलते हैं रीड राइट, राइट रीड प्रॉब्लम। ठीक है, अब रीड राइट में क्या होता है कि इसने कोई चीज रीड करी थी, उसने उसी को राइट कर लिया, ठीक है, जबकि वो रीड के बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, तो ये ये आ जाता है आर डब्ल्यू प्रॉब्लम के अंदर। फिर आता है हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू प्रॉब्लम, राइट राइट प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये टी1 ने राइट किया और टी2 ने उसको चीज को ही राइट कर लिया, तो ठीक है, ये होता है हमारा राइट राइट प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी कहता है शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट विद सीरियल शेड्यूल। ठीक है, अगर वो सीरियल शेड्यूल में ही काम कर रहा है, यानी कि वो एक के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन कर रहा है, जबकि जब पहली कमिट हो जाए तब, तो उसे बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। आता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आई आई और आई आई जे ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ टी आई एंड टी जे, यानी कि दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, टी आई और आई आई और आई जे, यानी कि दो इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम आइटम क्यू एक्सेस्ड बाय बोथ। अगर दोनों आई आई और आई जे दोनों इसको आइटम को एक्सेस करना चाह रहे हैं साइमल्टेनियसली, इससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक ने अगर इसको क्यू कर दी तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, आई वन इक्वल टू आई वन ने रीड किया। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसने रीड किया और आई जे ने उसको रीड किया। ठीक है, फिर आई एंड जे डोंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि रीड रीड में मैंने बता दिया कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा, रीड और राइट में, रीड राइट में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और राइट रीड में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और राइट राइट में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, इफ ए शेड्यूल एस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए शेड्यूल एस बाय ए सीरीज ऑफ स्वैप्स of non-conflicting instruction, we say that S and S dash are conflict equivalent। conflict equivalent क्या होगा कि वो ट्रांसैक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, और उनके उनका जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सेम आ जाता है, तो हम बोलेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। क्या आता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, serializable। इसमें क्या था, we say that schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule। ठीक है, आता है हमारा व्यू serializability। तो क्या था, S और S dash be two schedule with the same set of transaction S and S dash are equivalent if the following three conditions are met। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है for each data item q if transaction ti reads the initial value of q in schedule s, then transaction ti must in schedule s also read the initial value of q। सेकंड कहता है for each data item q transaction ti executed in schedule s and the value was produced by transaction tj if any, अगर कोई, ठीक है, then transaction ti must be in schedule s dash also read the value of that was produced by transaction t। ठीक है, थर्ड क्या था, for each data item q the transaction that problem that perform the final write operation in schedule s must perform the final write operation in schedule s। ठीक है, तो देखिए व्यू जो सीरियलाइजेबिलिटी होती है ना, तो अगर मैं इसका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का एक एक मैं टेबल से बताऊं, तो इसमें जो फर्स्ट रीड होगा ना, जैसे टी वन है और ये टी टू है, टी वन में जो फर्स्ट रीड होगा ना, वो टी वन का होगा, तो दूसरे दूसरे टेबल के अंदर भी टी वन ही पहले रीड करेगा। ठीक है, और लास्ट में अगर लेट से हमारा टी टू लास्ट में राइट कर रहा है ना, तो दूसरी टेबल के अंदर भी वो बाद में राइट वही करेगा। ठीक है, और अगर बीच के अंदर कोई परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे राइट ए और रीड ए, ठीक है, यहाँ ये रीड कर रहा है थ्रू राइट, तो फिर हमारी जो दूसरी टेबल बनेगी ना, उसमें भी ये तीनों चीज सेम होगी, तब हम बोलेंगे इसको ये है व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। ठीक है, ये था सिंपल इन तीन पॉइंट के अंदर। रिमेंबर क्या है, एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज आल्सो व्यू सीरियलाइजेबल। ये ध्यान रखना आपको, एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैज ब्लाइंड राइट। अब ब्लाइंड राइट क्या है, ब्लाइंड राइट होता है मतलब कि राइट राइट विदाउट रीड। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, राइट विदाउट रीड, अगर कोई राइट करता है बिना किसी रीड के, तो उसे होता है ब्लाइंड राइट। फिर आता है इररिकवरेबल शेड्यूल्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू रोल बैक आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ ए ट्रांजैक्शन एज द इनिशियल डेटा इज नो वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, अगर बिना कमिट के अगर ये रोल बैक कर लेता है ना, तो अगर इसने आर ने कमिट कर लिया है, तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मेन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, अगर कोई कोई किसी की में से चीटिंग कर रहा है, देखिए एग्जाम के अंदर कोई यहाँ पे बंदे ने, यहाँ पे कोई बैठा है और ये इसके पीछे वाला इसमें से चीटिंग कर रहा है। ठीक है, ये इससे चीटिंग कर रहा है, और इसने इसने बिना सोचे सोचा कि अभी आधा घंटा है पेपर में, तो ये सोच रहा कि मेरा पेपर हो गया पास लायक, तो ये टीचर के पास यहाँ पे पेपर जमा करके चला गया बाहर। लेकिन इसने बाद में जाके कहा कि अच्छा बेटे तेजी, इसने तेजी दिखा के वो आंसर शीट में से सब काटा पीटा करके, यानी कि वो क्वेश्चन का आंसर बदल दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे
इरेकवेबल शेड्यूल हो गया, क्योंकि बिना कमिट करे इसको यहाँ पे बैठना था जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए, जब तक कि ये इसे देख ना ले कि ये कुछ चेंज तो नहीं कर रहा। ये हो गया इरिकवरेबल शेड्यूल का एग्जांपल। ठीक है, रिकवरेबल क्या है? शेड्यूल ही रिकवरेबल इफ अ ट्रांजैक्शन रीड द डेटा फ्रॉम प्रीवियसली रिटन बाय द कमिट। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, अब रीड इसने किया, रीड और राइट, अब इसने कमिट करा, लेकिन ये जब तक नहीं गया जब तक इसने कमिट नहीं कर दिया, ये भी साथ में बैठा रहा, तो ये बोलते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। फिर आते हैं कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल। कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल क्या कहता है कि for each pair of transaction reads it data item previously written by TI, the commit operation of DY appear before the read operation of TI। यानी कि इसके रीड होने से पहले इसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके कमिट कर दिया, अब ये रीड करेगा, जब ये रीड करेगा तब ये कमिट कर चुका है। ठीक है, तो ये हो हमारा कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल। हो कैस्केडिंग रोल बैक क्या कहता है? सिंगल ट्रांजैक्शन फेलियर, अगर गलती से एक ट्रांजैक्शन भी फेल होती है ना, ये कमिट नहीं करता, रोल बैक करता है, तो ये पूरा का पूरा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रोल बैक, तो पूरा का पूरा हमारी ट्रांजैक्शन रोल बैक होगी। ठीक है, एक एक चीज होने से भी। ये फिर आता है हमारा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। इसमें इफ ट्रांजैक्शन टीआई अपडेट द डेटा आइटम ए एनी अदर ट्रांजैक्शन टी अलाउड टू आरए और डब्ल्यूए अंटिल कमिटेड रोल बैक। ये जब तक वो कमिट नहीं कर देता ना, ठीक है, ये कमिट और रोल बैक, ठीक है, जब तक ये कमिट नहीं कर देता ना, जब तक ये टीजे उसमें से कुछ भी कैच नहीं करेगा। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ एक एग्जांपल से इसे करने की कोशिश करी है। ठीक है, SR3 R1 W3 यानी कि S3, और इसके सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म करके देखे, तो इसमें पता चलता है कि ये कैस्केडलेस शेड्यूल है। ठीक है, ये इसका, और फिर R1 और ये एस के लिए, और इसमें हमें पता चलता है ये एक रिकवरेबल शेड्यूल है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, सीरियलाइजेबिलिटी चेकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। अगर हमें क्या, ये प्रेसिडेंस ग्राफ, प्रेसिडेंस ग्राफ क्या कहता है कि अगर हमें ये कोई ट्रांजेक्शन है T1 और T2, ये रीड ए और ये राइट ए कर रहा है, ठीक? हम ये कहेंगे जो हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है ना, वो T1 to T2 जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये कमिट हो रहा है, और ये यहाँ पे भी कमिट हो गया, यानी कि ये जो हमारा RW कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो एक ही डायरेक्शन में चला, तो इसको बोलेंगे हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ। ठीक है, इस वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि रियलाइजेबल है कि नहीं। देखिए अब ये एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सीरियलाइजेबल है। अगर ये नहीं करेगा तो हमें देखना है एक्सीलेंट कंडीशन। ठीक है, अगर वीक एक्सीलेंट कंडीशन फेल हो जाती है तो हम बोल देंगे सीधा सीधा नॉन सीरियल बिल है। इसके लिए हमें शेड्यूल्स दोनों के हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमारा फ्लो चार्ट है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल विद लॉक। अब क्या है ना, यहाँ पे लॉक्स की एक वो आ गई कि हम लॉक लगा सकते हैं जब हम flow को कर रहे हैं, और बाद में उसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब, तो ये लॉकिंग सिस्टम से क्या हो सकता है, हमारी कमिट करने से पहले हम लॉक लगा सकते हैं। इसमें हमें कमिट कर सकते हैं एंड में, है ना? कमिट से एंड में करने से पहले हम लॉक लगा के एक डेटा को दूसरे डेटा अगर रीड और राइट परफॉर्म कर रहा है तो कर सकता है। ठीक है, लॉक गारंटीज करंट ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ डेटा आइटम, एक्वायर्स लॉक प्रायर टू एक्सेस, लॉक रिलीज व्हेन ट्रांजैक्शन कंप्लीट। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो लॉक रिलीज हो जाएगा। ये लॉकिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल फॉलोड बाय ऑल ट्रांजैक्शन व्हाइल रिक्वेस्टिंग एंड रिलीजिंग। फिर आता है लॉकिंग प्रोटोकॉल्स restrict the set of possible schedules। ठीक है, फिर आता है लॉक granularity। क्या आता है? लॉक granularity indicates level of lock use database टेबल पेज रो और फील्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे डेटाबेस लेवल। डेटाबेस लेवल के अंदर आता है द एंटायर डेटाबेस इज लॉक्ड। ठीक है, तो जब तक वो डेटाबेस लॉक होगा, जब तक हम उस पर कोई परफॉर्म, गुड फॉर बैच प्रोसेस बट अनसुटेबल फॉर ऑनलाइन मल्टी यूजर DBMS। ठीक है, ये बैच प्रोसेसर के लिए बढ़िया है। ठीक है, एक बैच के अंदर ही काम हो रहा है। ठीक है, बट अनसुटेबल है कि अगर हम ऑनलाइन मल्टी यूजर पे काम करें। तो टेबल टेबल लेवल पे देखते क्या होता है, द एंटायर टेबल इज लॉक्ड इफ अ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स एक्सेस टू सेवरल टेबल, ईच टेबल में बी लॉक्ड। ठीक है, टेबल लॉक्स आर नॉट सुटेबल फॉर मल्टी यूजर DBM। अब इसमें आता है पेज लेवल। पेज लेवल क्या कहता है? ए पेज हैज ए फिक्स साइज एंड ए टेबल कैन स्पैन several pages while a page can contain a several rows of one or more tables। ठीक है, पेज लेवल लॉक इज करंटली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मल्टी यूजर DBMS लॉकिंग मेथड। ठीक है, तो पेज लेवल, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते आ रहे थे पेज लेवल, वैसे हमने यहाँ कॉन्करेंसी कंट्रोल में देख रहे हैं। ठीक है, फिर आता है रो लेवल। रो लेवल कहता है इट अलाउज कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन टू एक्सेस डिफरेंट रोज ऑफ सेम टेबल इवन इफ द रोज आर लोकेटेड ऑन द सेम पेज। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बट रिक्वायर्स हाई ओवरहेड कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट। आता है हमारा फील्ड लेवल। फील्ड लेवल कहता है इट अलाउज कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन टू एक्सेस द सेम रो एज लॉन्ग एज दे रिक्वायर द यूज ऑफ डिफरेंट फील्ड। द मोस्ट फ्लेक्सिबल मल्टी यूजर
डेटा एक्सेस बट कोस्ट एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर ओवरहेड। इससे क्या आता है, हमारा ओवरहेड बढ़ जाता है, ठीक है, फील्ड लेवल में। क्या आता है हमारे लॉक के टाइप्स, लॉक टाइप्स में आते हैं हमारे बाइनरी लॉक्स। बाइनरी लॉक्स आपको पता होगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, ठीक है, लॉक्ड वन और अनलॉक्ड, यानी कि वन के लिए हम लॉक यूज करेंगे और जब हमारा जीरो होगा तो हम खोलेंगे वन लॉक। टू स्टेट होती है। लॉक ऑब्जेक्ट्स आर अनेबलेबल टू अदर ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट्स आर ओपन टू एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर कोई अनलॉक है तो यानी कि वो हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन अनलॉक ऑब्जेक्ट व्हेन कंप्लीट, ठीक है, ट्रांजेक्शन अनलॉक कर देगा जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है? तो इवन ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स लॉक एंड अनलॉक ऑपरेशन फॉर ईच डेटा आइटम दैट इज एक्सेस, ठीक है। इट लॉक्स बिफोर यूज ऑफ डेटा आइटम एंड रिलीज द लॉक आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सब चीज सेम पॉइंट में लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम विद बाइनरी लॉक्स क्या है, इरिकवरेबल डेडलॉक हो सकता है और लो कॉन्करेंसी लेवल हो सकता है। इसमें क्या है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, जब हम शेयर्ड, हम क्रिटिकल सेक्शन में घुस रहे थे ना, एंटर कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है ना, वो बंद करा के ना, वो अपने क्या बोल सकता है, वो एक ही स्टेट में रह सकता है। तो इससे क्या होगा ना, दूसरा है, दूसरा उसके वेट करता रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर एक डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी, कभी उसकी बारी नहीं आएगी, ठीक है। दोनों एक साथ भी क्रिटिकल सेक्शन में घुस रहे थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये चीज हमारा यहाँ पे हम बाइनरी लॉक में सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक। यहाँ पे जो है शेयर्ड एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है, पहले आता है शेयर्ड एस मोड, यानी कि उसमें क्या आता है, एग्जिस्ट व्हेन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन ग्रांटेड रीड एक्सेस। जब रीड एक्सेस होगी ना, तब हम ये शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस नो कॉन्फ्लिक्ट फॉर रीड ओनली ट्रांजैक्शन, ठीक है। इशूड व्हेन ट्रांजैक्शन वांट टू रीड एंड एक्सक्लूसिव लॉक नॉट हेल्ड ऑन आइटम, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सक्लूसिव एक्स मोड। इसमें कहता है एग्जिस्ट व्हेन एक्सेस रिजर्व फॉर लॉकिंग ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन और यूज व्हेन पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एक्सिस और इशूड व्हेन ट्रांजैक्शन वांट टू अपडेट अनलॉक डेटा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव में जब होगा, जब कुछ चीज अपलोड अपडेट होने जा रही है, ठीक है, अनलॉक डेटा के अंदर, तब हम ये एक्सक्लूसिव एक्स मोड यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों मोड का डिफरेंट यूज है, ठीक है। वहां पे सिर्फ लॉक और अनलॉक था, सिर्फ जीरो वन में। यहाँ पे हम पर्टिकुलर जिस ऑपरेशन के लिए हमें काम करना है वो वाला मेथड यूज करेंगे, यानी कि शेयर कब करना है, एक्सक्लूसिव उसी पे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर नोट में आपको देख सकता हूँ, ठीक है, नोट में क्या लिखा, लो compatibility matrix। इसमें क्या है, ये ट्रांजैक्शन में grants a lock on item if the requested lock is compatible with locks already held on item by other transaction, ठीक है। तो ये कहता है कि ये एक लॉक को ग्रांट करेगा, ठीक है, अगर इफ रिक्वेस्टेड लॉक इज कंपेटिबल, ठीक है। अगर जो जो जैसे कि मैं बताऊं, ये लॉक और की मेथड से आप समझ सकते हो, जैसे कि किसी के पास की होगी उस लॉक को खोलने की, तो ही वो उसको पावर देगा, नहीं एक्सेस करने देगा, ग्रांट परमिशन देगा, ठीक है। ये होता है लॉक कंपेटिबल मैट्रिक्स, सिंपल। एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन होल्ड शेयर लॉक्स ऑन एन आइटम, बट इफ एनी ट्रांजेक्शन होल्ड एन एक्सक्लूसिव ऑन द नो अदर ट्रांजेक्शन में होल्ड एनी लॉक ऑन द आइटम, ठीक है। क्या आता है प्रॉब्लम विद लॉकिंग। लॉकिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, कि ट्रांजेक्शन शेड्यूल में भी रियलाइजेबल मैनेज थ्रू फेस लॉकिंग, इस पर टू फेस लॉकिंग आती है। फिर आते हैं हमारे शेड्यूल में डेड लॉक्स। डेड लॉक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में आती है, लेकिन जब आती है तो ये को सिस्टम को खराब कर सकती है, ठीक है, हैंग कर सकती है, ठीक है। मैनेज बाय यूजिंग डेडलॉक डिलीशन एंड प्रिवेंशन टेक्निक। फिर हमें क्या है, डेडलॉक के प्रिवेंशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। फिर आता है टू फेस लॉकिंग। फिर लॉकिंग में डिफाइंस हाउ ट्रांजेक्शन एक्वायर एंड relinquish लॉक्स, ठीक है। फर्स्ट आता है ग्रोइंग फेज, एक्वायर्स ऑल द रिक्वेस्ट लॉक्स विदाउट, ठीक है। इसके अंदर दो फेज होती है, एक होती है ग्रोइंग फेज, एक होता है श्रिंकिंग फेज। वंस ऑल लॉक हैव बीन एक्वायर्ड द ट्रांजेक्शन लॉक्ड पॉइंट, ठीक है। जब लॉक सारे एक्वायर हो जाएंगे ना, तो जो ट्रांजेक्शन है वो लॉक पॉइंट पे चली जाएगी, तो होती है ग्रोइंग फेज। फिर आता है सिंकिंग फेज। सिंकिंग फेज रिलीजेस ऑल लॉक्स एंड कैन नॉट ऑब्टेन एनी न्यू लॉक, ठीक है। तो उस पे क्या है, वो रिलीज वाले टाइम पे हम ये सिंकिंग फेज को यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है गवर्निंग रूल्स ऑफ टू पीएल, ठीक है। अब आएगा इसमें टू पीएल ये आपको ध्यान रखना है कि जब टू पीएल का क्या मतलब है, पीएल के अंदर टू ट्रांजेक्शन कैन नॉट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स, ठीक है। दोनों ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स परफॉर्म नहीं हो पाएगा जब इन पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। नो अनलॉक ऑपरेशन कैन प्रीसीड ए लॉक ऑपरेशन इन द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। नो डेटा आर अफेक्टेड अंटिल ऑल लॉक्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। फिर आता है हमारा B2PL, यानी कि बेसिक 2PL, ठीक है। इसमें क्या था, इक्वल सीरियल शेड्यूल्स बेस्ड ऑन लॉक पॉइंट, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद बेसिक 2PL इज इरिकवरेबल है और डेडलॉक है एंड स्टारवेशन है, ठीक है। डेडलॉक अभी भी हमारा दूर नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक 2PL अब देखते हैं हमारा डेडलॉक इसमें रिमूव हो पाएगा कि नहीं। फिर आता है स्टिक 2PL। स्टिक 2PL कहता है कि बेसिक 2PL विद ऑल एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी होल्ड अंटिल कमिट और रोल बैक, ठीक है। वो जो हमारे एक्सक्लूसिव लॉक हमने पढ़े थे शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स में, वो क्या है, वो होल्ड रहेंगे जब तक कि डेटा कमिट ना हो जाए और रोल बैक ना हो जाए। इट एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, स्टिक टू रिकवरेबल, ठीक है। हमें ये
रिकवरेबल हो सकता है, ठीक है। इससे हमने ये इरिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व। अब इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम रह गई लेकिन स्टारवेशन और इरिकवरेबिलिटी की, ठीक है। जबकि हमारा डेडलॉक इससे हट चुका है, ठीक है। फिर आता है रिगरस टू पीएल। रिगरस टू पीएल कहता है कि बेसिक टू पीएल विद ऑल लॉक्स शुड बी होल्ड अंटिल कमिट, ठीक है। फिर आता है इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ कमिट, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, ये डायग्राम के अंदर जो है ये इसका सबसेट है स्ट्रिक्ट। फिर आता है हमारा कैस्केडलेस, फिर आता है रिकवरेबल, फिर आता है इरिकवरेबल, ठीक है। और फिर व्यू जो है ना, व्यू तो एक अलग आता है, ठीक है। व्यू के लिए हमें आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ब्लाइंड राइट की, ठीक है, जो हमने ब्लाइंड राइट पढ़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही हमारा ये बी टू पी एल, स्टिक टू पी एल, रिगोरस टू पी एल हमारा सबसेट है, ठीक है। फिर आती है टाइम स्टेप ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो टाइम स्टेपिंग ऑर्डर प्रोटोकॉल कहती है असाइन ग्लोबल यूनिक टाइम स्टैम्प टू ईच ट्रांजैक्शन एंड प्रोसीजर ऑर्डर फॉर ट्रांजैक्शन आर सबमिशन आर एडवांटेज विद टाइम स्टैम्पिंग फ्री फ्रॉम डेडलॉक एंड इंश्योरिंग आर सीरियलाइजेबिलिटी। इससे क्या होगा ना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एंटर करेगी तो उसको हम एक पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट दे देंगे, ठीक है। जैसे कि उसको एक टाइम स्लॉट दे देंगे तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा फायदा ये हो जाएगा कि वो स्टेट डेडलॉक में नहीं जाएगी, ठीक है। अब स्टारवेशन में जाएगी कि नहीं, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्या बोलता है ये। बेसिक बेसिक टाइम स्टैम्प कोडिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इफ डब्ल्यू टी एस इज ग्रेटर देन टी एस देन रोल बैक, ठीक है। अगर हमारा वेटिंग टाइम इससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर हमें रोल बैक करना है वापस से, ठीक है। ए फिर आता है अदरवाइज अलाउड टू एग्जीक्यूट आर ए सक्सेसफुली, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता, ठीक है, वेटिंग टाइम नहीं होता ज़्यादा, तो फिर हमें क्या करना है, आर टी एस ए इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी एस टी और आर टी एस, यानी कि जो टी एस है यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, और आर टी एस और दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो इक्वल है तो, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रांजैक्शन टी डब्ल्यू ए ऑपरेशन है क्या, इफ आर टी एस ए इज ग्रेटर देन टी एस टी देन रोल बैक, ठीक है। अगर जो फर्स्ट हमारा जो आया था ट्रांजैक्शन के अंदर, अगर वो ग्रेटर हो जाता है तो फिर हमें रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। इफ डब्ल्यू टी एस यानी वेटिंग टाइम अगर ग्रेटर हो जाता है तो, ठीक है, तो हमारा टी एस टी देन रोल बैक करेगा, ठीक है। फिर हमारा अदरवाइज एग्जीक्यूट डब्ल्यू ए ऑपरेशन देन डब्ल्यू टी एस ए इक्वल टू टी एस टी होगा, ठीक है। अगर फिर आता है हमारा थॉमस राइट स्टैम्प होल्डिंग प्रोटोकॉल। फर्स्ट क्या आता है, ट्रांजैक्शन टी आर ए ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, if WTS A is greater than TSTO and roll back T, ठीक है। तो T रोल बैक करना है, ठीक है। यहाँ पे A को रोल बैक नहीं कर रहा है, अदरवाइज एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू जैसे उसमें दिखी थी हमने, सेम होगी। सेट आर टी एस ए की वैल्यू, वैसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी। फिर आता है ट्रांजैक्शन टी इशूड डब्ल्यू ए ऑपरेशन, ठीक है। इफ आर टी एस ए ग्रेटर देन टी एस ऑफ टी देन रोल बैक, ठीक है। इफ डब्ल्यू टी एस ए इज ग्रेटर देन टी एस टी देन इग्नोर डब्ल्यू ए एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन टी। अब आता है स्टिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ये ट्रांजैक्शन टी टू दैट इशूज है आर ए और डब्ल्यू ए सच दैट टी एस टी ग्रेटर देन डब्ल्यू टी एस एक्स को, और इट हैज इट रीड राइट ऑपरेशन डिलेड अंटिल द ट्रांजैक्शन टी वन दैट राइट द वैल्यू एक्स हैज कमिटेड और रोल बैक, ठीक है। फिर आता है हमारा ये दो चीज है हमारे वेटिंग डाई प्रोटोकॉल। वेट डाई प्रोटोकॉल कहता है राइट द ट्रांजैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प वैल्यू, ठीक है। जो जिस ऑर्डर में वो आए थे ना, उस ऑर्डर में उनकी टाइम स्टैम्प वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख देना है। फिर आता है इफ टी वन एक्वायर रिसोर्सेज दैट इज होल्ड बाय टी टू। अगर टी वन कोई रिक्वायर रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाह रहा है और टी टू ने वो होल्ड कर रखी है, एंड टी वन वेट फॉर टी टू अनलॉक, ठीक है। तो वो उसके लिए वेट करेगा। फिर टी वन इफ टी टू रिक्वायर रिसोर्सेज दैट इज होल्ड बाय टी वन देन रोल बैक टी टू, क्योंकि देखिए टी वन का टाइम कम है, वो पहले आया तो इस वजह से रोल बैक करेगा, ठीक है। एंड री स्टार्ट विद सेम टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट जो कि है बाउंड वेट प्रोटोकॉल, जो कि है राइट द ट्रांजैक्शन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीएस वैल्यू, जैसे सेम उसमें था। इफ टी वन रिक्वायर रिसोर्स दैट इज होल्ड बाय टी टू देन रोल बैक टी टू एंड रीस्टार्ट विद सेम टाइप स्टैम्प वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, जो स्टैम्प वैल्यू है मतलब कि सेम सेम वैल्यू होगी, जो कि उसके वैल्यू पे जो थप्पा लगा हुआ है ना, कि जो जब वो आया था उस पर जो टाइम की वैल्यू लगी थी, वो सेम से रीस्टार्ट होगी जब ये रोल बैक होगा, तो ठीक है। यहाँ पे इसमें फायदा ये होगा, यहाँ पे स्टारवेशन कंडीशन हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। इफ टी टू रिक्वायर resources that is held by T1 and T2 wait for T1 to unlock both wait die and bound wait protocols may have starvation, ठीक है। तो यहाँ पे जब starvation हो सकता है कि जब T1 ने होल्ड कर रखा है और T2 वेट कर रहा है, क्योंकि T1 का जो टाइम है ना वो कम है, क्योंकि और वो बार बार उसको कम ही टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को चेंज नहीं कर रहे। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टारवेशन तब आ सकता है जब T1 होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन। तो मैंने कोशिश करी कि जो डेटा बेस के जो ये हमारे शॉर्ट नोट्स थे इसको मैं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी हो प्रॉब्लम तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका।